सीएसएस उन लोगों के लिए है जो पाकिस्तान के अंदर रह के पाकिस्तान को सर्व करना चाह रहे हैं, जिन्होंने अपना लाइफ, अपना करियर, अपनी जिंदगी, अपने नस्लों की जिंदगी पाकिस्तान में शुरू। एक हार्ड वर्कर को मैं टास्क दूंगा तो वो दौड़ लगा देगा, बहुत मेहनत कर रहा है, दौड़ लगा रहा है। स्मार्ट वर्कर वो जो किसी मोटरसाइकिल पे बैठ के जिसके ऊपर जा रहा है। क्या आपने सीएसएस करना है, पीएमएस करना है, कंपटीशन का इम्तिहान देना है, तो फिर अगला दिन नहीं होने देना। तो आपके इर्द गिर्द कौन लोग हैं ये आपने फैसला आप करना है। अगर आपने कंसिस्टेंट रहना है तो अपने आप को सराउंड कर लें उन लोगों में जो इस मिशन में सिंसियर हैं। अच्छा यार, मैंने बहुत सोचा कि हमें किस तरह बात करनी चाहिए। आप सब लोग सीएसएस पीएमएस में इंटरेस्टेड हैं? चलें, बस फिर इस बात को हम जितना इनफॉर्मल रखते हैं वो ज्यादा बेहतर है। बेस्ट मॉडल ये है कि जो जो कुछ आपके जहन में है, बजाय इसके कि मैं अपनी एक बात अपने अंदाज में बयान करना शुरू करूं, हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि जितनी सवाल आते हैं पहले हम उसको एड्रेस कर लें। नॉर्मली ये होता है कि टीचर आके पहले बात करता है, फिर सवालात होते हैं। इसको उल्टा करते हैं, इस दफ़ा करके देखते हैं क्या होता है। जो कुछ आपके जहनों में है, जो पूछना चाह रहे हैं, कुछ डिस्कस करना चाह रहे हैं, कोई एम्बिगुइटी, वो बगैर किसी हिलो हुज्जत के आप जरा पूछें, हैंड रेस करें और सवाल कर लें लाउडली। जी सर, आजकल सर अवेयरनेस तो बहुत ज़्यादा है। हाँ। लेकिन उसके बाद तैयारी शुरू करने के बाद जो मसाइल पैदा होते हैं उसमें से कंसिस्टेंसी है। हाँ। और इस चीज़ को कंटिन्यूअसली मुकम्मल न कर पाना और हाँ। बीच रास्ते में छोड़ देना एक मसला है। इसको कैसे हल करें? बड़ा रेलेवेंट सवाल है जी। आप ना भी करते तो मैंने इस पे बात करनी थी। मैं इस पर इसका जवाब दूंगा। सवाल ये है कि किस तरीके से सीएसएस पीएमएस के सफर में कंसिस्टेंट रहा जा सकता है। देखिए, मैंने 2009 में सीएसएस की अटेम्प्ट ली। जब खुद अटेम्प्ट ली उसके बाद से मैं इस सफर पर आ गया। अच्छा, अपना थोड़ा सा तारुफ मैं दोबारा आपको करवा दूं, जिनको अगर नहीं पता, नाम आसिम रज़ा है, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज से मेरा ताल्लुक है। और मैंने 2009 में सीएसएस किया। जब सीएसएस किया उसके बाद सीएसएस के दरसो तदरीस से मैं जो वाबस्ता हो गया। एज ए हॉबी समझ लें कि मैंने इसको पिक कर लिया कि मैंने इसको अपने साथ रखना है, इस शोबे को। फिर उसका जो अल्टीमेट रिजल्ट निकला वो ये निकला कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो होने शुरू हुए। पहले मेरे अपने जो सिबलिंग्स हैं वो सारे अल्हम्दुलिल्लाह सिविल सर्विस में चले गए। मेरा छोटा भाई और भाभी दोनों जजेस हैं। फिर उसके बाद में एक छोटी बहन है, वो सीएसपी है, इस्लामाबाद पोस्टेड है, वो ऑफिस मैनेजमेंट ग्रुप से है। और फिर उसके बाद मेरा भाई जो है वो आईआरएस से है, इनलैंड रेवेन्यू सर्विस, सीएसपी है। फिर उस भाई का जो ब्रदर इन लॉ और उसकी बीवी दोनों स्टूडेंट हैं, वो कॉमर्स एंड ट्रेड ग्रुप से, वो भी एलोकेटेड है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मिसेस की भांजी वो भी हो गई। अब एक नई लॉट रिश्तेदारों की आ रही है। ये स्टूडेंट्स के अलावा मैंने बताया सबसे जो एक मेन एडवांटेज ही हुआ कि एक पूरी फैमिली ही ब्यूरोक्रेट की जो है वो बन गई। मैं पर्सनली अपनी ख़ानदान की अगर बात करूँ तो एम ये करता हूँ कि इंशाल्लाह आने वाले 8-10 साल में इंशाल्लाह अल्लाह खैर रखे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी एक ब्यूरोक्रेटिक फैमिली जो है इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो उसके तौर पे डेवलप होगा। ये बात बताने का मकसद क्या? बताने का मकसद ये है कि सीएसएस एक डूएबल टास्क है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो हो नहीं सकता या जिसको करने के लिए कोई सुरखाब के पर जो है वो लगे हों। अगर कोई सुरखाब के पर वाला मामला होता तो कभी ऐसा ना होता कि 5 लोग एक ही घर से तैयारी कर रहे हैं सारे हो जाएं। इट रेयरली हैपन्स। इसका मतलब है इट्स अ डूएबल टास्क। सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि करना क्या है। अब आपके सवाल की तरफ आते हैं कि बंदा अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखे। कई तरीके हैं भाई, मुख्तलिफ तरीके मैं अपने आपको बता देता हूं। इसमें से जो आप अपने ऊपर लगा लें और जो सूट कर जाए वो कर जाए। हो सकता है एक तरीका आप पे सूट कर जाए, इन पे ना करे, दूसरा इन पे कर जाए, इन पे ना करे। मैं जब सीएसएस की तरफ आया उस वक्त मैं जॉब कर रहा था नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस में, और मैं वहां पे सीनियर पेट्रोल ऑफिसर था। अब एज वाइज मेरे पास आखिरी चांस था, वैसे पहला था, सीएसएस का पता ही कोई नहीं था। और ये जो खौफ आप कह रहे हैं कि अपने आप को कंसिस्टेंट कैसे रखा जाए, वो मुझे भी था कि मैं क्या करूं कि मैं इस तरफ लगा रहूं और ये वक्ती उबाल ना हो। उसके लिए फिर मैंने फार्मूला वो अडॉप्ट किया जो तबलीगी जमात वाले करते हैं। तबलीगी जमात वाले वो क्या करते हैं? क्या करते हैं? 3 दिन लगाते हैं। अच्छा, मेरा एक दफ़ा डिस्कशन हुई एक तबलीगी जमात वाले दोस्त से। वो आए हुए थे केपीके से, मेरे मोहल्ले में आके कह रहे थे नमाज पढ़ो। तो मैंने उन्हें कहा कि आप इतना दूर से सफ़र करके आए हुए हैं,
यहाँ पे कोई जानता नहीं आपको, कोई पहचानता नहीं है, यहाँ पे आके हमें आप कह रहे हैं कि नमाज पढ़ो। तो ये काम तो आप वहाँ पे अपने घर के आसपास गलियों में भी कर सकते थे, लोग जानते भी हैं, पहचानते भी, आपको आपकी बात ज़्यादा सुनते। अब उन्होंने जो बात कही वो बड़ी ज़बरदस्त बात थी। उन्होंने कहा यहाँ पे हम आप लोगों को बताने नहीं आए कि नमाज पढ़नी चाहिए, हम ये बात अपने आप को समझा रहे होते हैं, अपने आप को। जितनी दफ़ा जितने लोगों को हम कह रहे होते हैं कि नमाज पढ़ो, अल्लाह के रास्ते पे चलो, सच बोलो, किसी को धोखा ना दो, झूठ ना बोलो, तो दरअसल हम क्या कर रहे होते हैं, उसके ऊपर फर्म हो रहे होते हैं। तो मैंने ये इसको अडॉप्ट किया अपने टेक्निक के तौर पर। मैंने जिस दिन फैसला किया मैंने सीएसएस करना है, मैंने उस दिन शोर मचा दिया। जो मिलता था, नहीं भी पूछता था, तो मैंने बताना शुरू कर दिया कि मैं सीएसएस की तैयारी। हालांकि लोग इसके एडवर्स जाते हैं कि खामोशी से तैयारी करो, किसी को पता भी ना चलने दो, अचानक जब हो जाएगा। तो मैंने इसके उलट काम किया। अब जितने लोगों को मैंने बताया कि जी मैं सीएसएस की तैयारी कर रहा हूं, उनमें से कोई 60% ने या 70% ने जो रिस्पॉन्स था वो कोई मजाक उड़ाने वाला ही था, क्योंकि उनको पता था कि आखिरी चांस है एज वाइज। वैसे उसको पता नहीं किसी बात का, जॉब भी कर रहा है। तो उनका रिस्पॉन्स ये था कि जब ये सीएसएस के पेपर में बैठेगा तो फिर पता चलेगा, फिर देखेंगे। लेकिन ये जगह 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 बोली हुई बात जो है ना, इसने मेरे ऊपर चेक का काम किया। एक प्रेशर बिल्डअप किया मैंने खुद अपने आप के लिए, कि मैंने जितने लोगों को बता दिए, अब मेरी इज्जत इसी में है कि मैं डिटरमिन्ड रहूं, इसको करूं। और ये फार्मूला अल्हम्दुलिल्लाह इट वर्कड फॉर मी। इसके अलावा और क्या क्या कुछ तरीके हो सकते हैं। मैं कल परसों एक वीडियो देख रहा था, 2-4 दिन पहले। उस वीडियो में यह था कि एक खरगोश और एक छोटा सा पपी दोनों खेल रहे हैं, ठीक है, शायद आप लोगों ने भी देखी हो। खरगोश कैसे चलता है, वो टिंग 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 उछल उछल के है। और वीडियो के अंदर यह था कि कोई 3 मिनट बाद खेलने के, जो पपी है ना, वो वैसे ही चल रहा था जिस तरह खरगोश चलता है, बिल्कुल उसी तरीके से चलने की ट्राई कर रहा था। तो इससे क्या हमें पता चलता है, क्या मैसेज क्या मिलता है इससे? यस, लर्न थिंग्स फ्रॉम, यस, जो लोग आपके इर्द गिर्द हैं वो आपके ऊपर इंपैक्ट करते हैं। तो आपके इर्द गिर्द कौन लोग हैं ये आपने फैसला अब करना है। अगर आपने कंसिस्टेंट रहना है तो अपने आप को सराउंड कर लें उन लोगों में जो इस मिशन में सिंसियर हैं, जो इस मिशन में लगे हुए हैं, जो इसमें जुटे हुए हैं। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपकी बात ही इस मौजू पे हो रही होगी। आप खाना खा रहे होंगे, उन्हीं लोगों से बात हो रही होगी, खेल रहे होंगे, उन्हीं से बात हो रही होगी। उनकी जिंदगी का मकसद ही सीएसएस होगा ना। मतलब जब आप उन लोगों के इर्द गिर्द होंगे तो ऑटोमेटिकली आप मोटिवेटेड रहेंगे। कितने तरीके हो गए? 2, ठीक है, कि अपने आप को सराउंड कर लें। अब उसके बीच में जो ग्रुप स्टडी है, इस हवाले से ये एक अच्छा टास्क है। अच्छा, तीसरे नंबर पे एक और चीज मैं बच्चों को एडवाइस करता हूं और उनके लिए ये काम करती है, वो मैं ये कहता होता हूं उनको कि आप यूं करें, आप सीएसएस एक ग्रुप के लिए हर इंसान करना चाहता है कि मैंने फलां ग्रुप में बनना है, मुझे असिस्टेंट कमिश्नर बनना है, मुझे एएसपी बनना है, मुझे फॉरेन सर्विस में जाना है, ऐसा है ना। तो मैं उनको कहता हूं कि आप यूं करें कि आप एक दफा किसी एसी के दफ्तर में चले जाएं, किसी ब्यूरोक्रेट के पास चले जाएं, किसी पुलिस वाले से मिलें। जिनको पुलिस में जाने का शौक है, मैं उन्हें कहता हूं कि आप एक वर्दी लें, अपने घर में उसको पहने, घर से बाहर नहीं जाना, वो इलीगल है, जुर्म है। एक अपनी तस्वीर बनाएं और अपने सरहाने में उसको रख लें कि मैं इस एएसपी की वर्दी के बीच में कितना अच्छा लग रहा हूं। वो आपकी जिंदगी का एक गोल बन जाएगा, ठीक है। ये कंसिस्टेंट रहने का तरीका है। कितने तरीके हो गए? 4था तरीका बच्चों ये है कि ये जिंदगी में वैसे भी आप लोगों ने अप्लाई करना है। कभी किसी मुश्किल चीज को पहले हाथ नहीं डालना। मुश्किलात डीमोटिवेट करती हैं, डराती हैं। सीएसएस की तैयारी में कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आसान होंगी, बड़ी आसानी से हो रही होती हैं, इजीली होती जाती हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जब बंदा फंसता है, मुश्किल होती है, नहीं समझ आ रही होती। तो आप लोगों की जो बेस्ट पॉलिसी होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि जहां पे आपकी मुश्किल है, आप उस चीज को वक्ती तौर पर स्किप करें, उसको कहेंगे इसको बाद में करेंगे। जो चीजें आसानी से हो रही हैं, हम पहले उन चीजों को कर लेते हैं। जो छोटी छोटी कामयाबियां हैं ना, छोटी छोटी सक्सेसेस, ये आपको बहुत ज्यादा इंकरेज कर रही होती हैं और बहुत ज्यादा मोटिवेट कर रही होती हैं। फिर मोटिवेटेड और कंसिस्टेंट रहने का तरीका बहुत आसान, आजकल के दौर में कोई क्लास ज्वाइन कर लें, कोई
किसी अच्छे टीचर को ज्वाइन कर लें, उसकी एकेडमी इन पर्सन एकेडमी हो, ऑनलाइन क्लासेस हों। उसका क्या होगा कि जिस तरह आप लोगों ने फ़र्ज़ करें अगर लाहौर से जाना है इस्लामाबाद या कराची, तो बड़ा आसान वे ये है कि आपने ट्रेन के अंदर जाके बैठ जाना है। जब ट्रेन के अंदर बैठ के तो काम हो नहीं गया, ऑटोमेटिकली ट्रेन चलती रहेगी, आप साथ साथ आपका भी सफ़र होता रहेगा। सो दिस इज़ द वे जिस तरह चीज़ें जो है इनको किया जा सकता है। तो इनमें से देख लें। अच्छा, फिर एक और चीज़, कुछ ड्रामाज एंड मूवीज़ ऐसी हैं जो बंदे को बड़ा मोटिवेट करती हैं। वो पुलिस के लिए भी हैं, वो असिस्टेंट कमिश्नर बनने वालों के लिए भी हैं, तो वो ज़रूर देखें। मसलन जिस बच्चे को शौक़ है कि उसने पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाना है, जिस ग्रुप से मेरा ताल्लुक़ है उसमें आना है, पीएस में, तो वो कुदरतुल्लाह शहाब की किताब शहाबनामा ज़रूर पढ़ ले। वो पढ़े, वो वैसे ही बंदे को बड़ा एक मोटिवेट जो है वो कर। जैसे मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब के जब हम सफ़रनामे पढ़ते हैं तो अल्टीमेटली हमारा क्या दिल करता है? सफ़र करने को। मतलब यू फील मोटिवेटेड कि यार मैं भी जाऊं, क्या उस ऐसे ही है ना। तो ये चीज़ें फिर आपको मोटिवेटेड रखती हैं। वरना हमारे टाइम के ऊपर तो एक ड्रामा पुलिस वालों के लिए धुआं हुआ करता था, बड़ा अच्छा ड्रामा था, उसके बीच में वो ज़बरदस्त था। ऐसे ही इंडिया की भी अच्छी अच्छी मूवीज़ हैं जो अच्छे सब्जेक्ट के ऊपर बनी हुई हैं। तो ये वो तरीक़ाकार हैं जिनके ज़रिए आप अपने आप को मोटिवेटेड रख सकते हैं। कोई और सवाल जी? कोई सवाल किसी बच्चे का? जी बेटे, नाम बताना है पहले दोबारा। मेरा नाम अजीम हसन है। यस, मैं बीएस इंग्लिश का स्टूडेंट हूँ। सवाल करें बेटे। मेरा सवाल ये है कि हम बीएस अभी कर रहे हैं, आजकल के मुकाबले की यहाँ से क्या हमें बीएस के दौरान से तैयारी कर लेनी चाहिए, शुरू कर लेनी चाहिए, या फिर बीएस के बाद करनी चाहिए? क्यों जी, सवाल बड़ा अच्छा है। ये कहते हैं कि अभी तो हम बीएस करते फिर रहे हैं, अभी तो हम छोटे हैं, तो तैयारी कब से शुरू करें? कोई जवाब देना चाहेगी खवातीन में? अंदाज़ा, क्या अंदाज़ा है आपका? जब आपका इरादा बन जाए कि मैंने सीएसएस Very करना है, good. बेशक वो 8th क्लास में मैंने आपको तभी से तैयारी की। कमाल है यार, ये तो बिल्कुल ऐसा ही जवाब है जिस तरह मैंने देना था। एग्जैक्टली यही आंसर है कि जिस दिन आप बच्चे ये सोच लें कि आपने सीएसएस करना है, पीएमएस करना है, कंपटीशन का इम्तिहान देना है, तो फिर अगला दिन नहीं होने देना। मेरी क्लासेस के बीच में जो मेरा बेटा है वो फर्स्ट ईयर में है, मैंने उसको तब से क्लासों में शामिल करवा दिया था जब वो मैट्रिकुलेशन में था। तब से मैंने कहा था कि इंग्लिश की क्लासेस आप लो, ज्वाइन करो। अभी आहिस्ता आहिस्ता उसकी क्लासेस जो है वो बढ़ती जाएंगी। तो जिस दिन आप सोचते हैं कि आपने सीएसएस करना है, उस दिन तैयारी करनी शुरू कर देनी है। उस दिन आपने अपने आप को चैनलाइज करना शुरू कर देना है, इसके लिए मोड़ देना है अपने आप को कि जी मैंने तैयारी करनी, उसको अपना एम बना लेना है। तैयारी करनी कैसे है, उसके लिए सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए? क्यों जी, व्हाट शुड बी द फर्स्ट स्टेप? गैस करें, तुक्के लगाने हैं सारों ने। सब्जेक्ट्स चूज करें। ओके, अच्छा चले एक और बात, एक और मिसाल से समझाता हूं कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। फर्ज करें कि आपने ट्रिप करना है, मैं आपको कहता हूं कि जी ट्रिप प्लान करें नॉर्वे का। पहला स्टेप क्या होगा? टिकट ले लेंगे? नहीं, क्या करेंगे? बुकिंग। किसने कहा बुकिंग? नहीं, बुकिंग नहीं करवानी। यस, नॉलेज। आपका पहला स्टेप ही ये है बेटा कि आपने नॉलेज लेना है उस चीज के हवाले से। सीएसएस का फैसला कर लिया, पीएमएस का फैसला कर लिया, तो आपने क्या करना है? नॉलेज लेना है कि ये कितने नंबर का इम्तिहान है, इसके बीच में कंपलसरी सब्जेक्ट कौन से हैं, इसके बीच में ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन से हैं। पूरी लिस्ट मौजूद है सीएसएस की। 6 कंपलसरी सब्जेक्ट हैं 100 नंबर के। उसके बाद में ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में एक ढेर लगा हुआ है, वो कहते हैं जोन से चुन लो। आपने देखना है कि इनमें से आप कौन से चुन सकते हैं। इंफॉर्मेशन गैदर करें, जितनी ज्यादा से ज्यादा आप गैदर कर सकते हैं, ये पहला स्टेप है। उसके बाद और कुछ नहीं तो यार एटलीस्ट इंग्लिश, इस्लामियात और करंट अफेयर्स, ये ऐसे सब्जेक्ट हैं। कौन कौन से मैंने बताए? 200 की इंग्लिश, 100 की करंट अफेयर, 100 की इस्लामियात और उसमें 100 की पाकिस्तान अफेयर भी ऐड कर दें। क्यों निशा? 500 नंबर के ऐसे हैं जो आप मैट्रिक के बाद स्टार्ट कर सकते हैं। 500 नंबर के सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आप मैट्रिकुलेशन के बाद स्टार्ट कर सकते हैं, फौरी तौर पर तैयार करना। इनकी तैयारी आप शुरू कर दें। इंग्लिश सिंपल, 100 नंबर में ऐसे लिखना है। उसके लिए आपने क्या करना है? ऐसे 8 मैट्रिक के बाद से बंदा इस काबिल हो जाता है, क्योंकि मैट्रिक में भी ऐसे लिखवाया जा रहा होता है, उसको समझ आने लग पड़ती हैं। पाकिस्तान अफेयर्स वही चीजें हैं जो मैट्रिकुलेशन की किताबों के बीच में है।
पाकिस्तान कैसे बना सर, सईद अहमद खान ने क्या किया, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या किया, इनिशियल प्रॉब्लम्स क्या थे, वही चीज़ें हैं। आस्ता आस्ता उनका दायरा वसी होता है। करंट अफेयर्स अखबार में आप देख रहे हैं दुनिया में क्या हो रहा है, मैट्रिक के बाद समझ आनी शुरू हो जाती है, ठीक है। इसी तरीके से बाकी जो चीज़ें हैं उनको भी आपने करना है। इस्लामियात वही आपके बेसिक कॉन्सेप्ट, तौहीद क्या है, रसालत क्या है, वैसे हर मुसलमान को पता होना चाहिए। तो इनके ऊपर आपने वर्किंग इमीडिएटली आज घर जाने के बाद शुरू कर देनी है बेटे। कोई और सवाल? यस सर एक क्वेश्चन था मेरा। सर मैं यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट होने के साथ स्टूडेंट पॉलिटिक्स में भी हूँ। अब सर हमारे बारे में ये कहा जाता है कि जो यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट लीडर होते हैं ना, उनके लिए सर आगे जाकर सीएसएस पीएमएस क्लियर करना आसान होता है। क्या सर ये बात ठीक है कि नहीं? क्यों जी, इनका सवाल ये है कि मैं चूंकि एक सियासी रहनुमा भी हूं, तो क्या ये चीज़ मुझे फ़ायदा देगी सीएसएस पीएमएस में? क्या ख्याल है आपका? नहीं देगी, नुकसान होगा? नुकसान होगा, हाँ जी। दे सकती है, नॉलेज जितनी भी हो, जिस स्पेसिफिक चीज में हो तो वो तो मरियम फ़ायदा देगी कि नहीं? आपकी वर्डिक्ट दें इस पे। सियासी लीडर हैं ये, तो इनको सियासत फ़ायदा देगी? स्टूडेंट यूनियन में हैं, तो क्या सियासत से सीएसएस पीएमएस में फ़ायदा होगा? क्या? तो वहां पे क्या नॉलेज है? वहां पे तो क्लासों का बाइकआउट ही करते होंगे ये। क्या क्या फायदा होगा? क्वेश्चन ये है कि ये कह रहे हैं कि मैं सीएसएस करना चाह रहा हूं, मैं स्टूडेंट लीडर भी हूं, ठीक है, तो क्या ये चीज मुझे फायदा देगी अल्टीमेटली? कैसे भला? फायदा ये होता है कि जब आप स्टूडेंट आप लीडर रह चुके होते हैं तब स्टूडेंट के अफेयर्स आपके पास आ रहे हैं। ठीक है, आपके पास वेरी गुड मरियम, बिल्कुल ठीक है, लीडरशिप क्वालिटीज आती हैं, बिल्कुल ठीक है। देखें जी, 1200 नंबर का रिटर्न है, उसके बाद में 300 नंबर का इंटरव्यू है। 300 नंबर का इंटरव्यू, और इंटरव्यू बेसिकली और कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपके कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, आपका कॉन्फिडेंस है, आपका बात करने का तरीका, आप कितने अच्छे मुदल्लल, साफ और अनएम्बिगुअस अंदाज में अपनी बात कन्वे कर सकते हैं, दैट्स इट। और ये मेरा ख्याल है कि वो तमाम की तमाम चीजें हैं जो एटलीस्ट इस फेज के अंदर आप सीख सकते हैं। ये पहली बात होगी। दूसरी बात, जरूर आप पॉलिटिक्स में रहें, लेकिन आपको एज सीनियर भी और आप बड़ा भाई समझ के एडवाइस लें, कभी किसी इलीगल एक्टिविटी में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपने शिरकत नहीं करनी। मैंने नहीं पूछा कि आपकी सियासी जमात कौन सी है, ना मुझे उसमें दिलचस्पी है, मुझे सिर्फ एक बात में दिलचस्पी है कि आप इस मुल्क के स्टूडेंट हैं। ये मुल्क है, इसके लॉज हैं, इसके कवानीन हैं, ठीक है, इसके अंदर एक डिसिप्लिन है, आपने उसके अंदर रह के करना है जो कुछ करना है, ठीक है। अपनी बात के जरिए, किसी लफ्ज के जरिए, किसी एक्ट के जरिए, जोश खताबत में, जोश जवानी में, या दूसरों को इंप्रेस करने के लिए या दूसरों के गुस्साने पर कुछ ऐसा नहीं करना कि वो आपके लिए फंदा बन जाए और आपका करियर खराब हो जाए, ठीक है। बहुत सारे लोगों का करियर बहुत खराब हुआ है। स्टूडेंट पॉलिटिक्स बैन इसलिए हुई थी कि उन्होंने फिर ऐसी हरकतें, लड़ाई झगड़े, कत्लो गारत, वो कुछ करना शुरू कर दिया था जो है ही नहीं स्टूडेंट्स के हवाले से। आपका सिंपल काम ये है कि जो स्टूडेंट्स के मसाइल हैं वो अच्छे अंदाज में आपने पेश करने हैं, उनके लिए आपने बस बात करनी है, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ नहीं करना। जी, कोई और सवाल? जो कुछ ज़हन में आता है। जी सर, हम आईटी के स्टूडेंट्स हैं, हमारे लिए प्रॉब्लम ये होता है कि हमें आईटी का भी बहुत ज्यादा काम करना होता है, हमारी जॉब भी ऐसी है, सैटरडे संडे हमारा ऑफ होता है, हम कैसे अपने आप को एंगेज रखें सीएसएस में? ओके, सवाल ये है कि जी हम आईटी के स्टूडेंट्स हैं, अपने आप को हम कैसे एंगेज रखें? देखें, आपसे सीएसएस डिमांड क्या करता है, पहले तो हम इस चीज़ पे गौर कर लेते हैं। सीएसएस क्या डिमांड करता है? अगर आपने एक साल छोड़ के पेपर देने हैं, मसलन अभी जो अटेम्प्ट देंगे 2024 की आ रही है, फिर उसके बाद 2025 की है, 2025 की अटेम्प्ट अगर आप प्लान करते हैं कि मैंने देनी है, आज से आपके पास सिर्फ डेली बेसिस पे 3 से 4 घंटे होने चाहिए, दैट्स इट। अगर आप 3 से 4 घंटे देना अफोर्ड कर सकते हैं, और मेरा ख्याल है कि बंदे की कोई भी जॉब हो इतना वो अफोर्ड कर ही लेता है, एक दिन में 3 से 4 घंटे, मैं आता हूं आपकी तरफ ना, तो आपकी ऑटोमेटिकली सीएसएस की तैयारी जो है वो होती जाती है। इससे ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, अपने आप को इस तरह उसके बीच में रखना है। कोई सवाल आपका जिम्नी था? सर, हम लोग 9 to 6 जॉब करने के बाद आईटी में इतना थक जाते हैं, उसके बाद हमें रेस्ट चाहिए होता है कम से कम 7 से 8 घंटे की, ठीक है। उसके बाद हमें आईटी में भी ग्रो करना है, क्योंकि अगर हम वो नई डेली अपडेट्स देखेंगे तो फिर हम वहां से पीछे रह जाएंगे, ठीक है। तो अब हम 1 साल के लिए, 1.5 साल के लिए कैसे बाउंड करें दोनों
फील्ड्स में अपने आप को? अच्छा चलें, इस हवाले से डेली वैसे तो आपका सवाल ये है कि मैं गरीब भी हूँ, देखने में भी बुरा हूँ, अक्लमंद भी नहीं है, लेकिन ख्वाब मेरा ये है कि मैंने शहजादी डियाना की फूफो की बेटी से शादी करनी है। वैसे सवाल कुछ ऐसा है, तरीका बताएं। ओके, वी वर्क ऑन इट, वो हम इस पर गौर करते हैं। देखिए बात फिर वही है बच्चे, मैंने अपनी ज़िंदगी में देखें जो समझा है वो ये है कि वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। आपने सिर्फ एक चीज़ को अपनी ज़िंदगी का मिशन बनाना है और वो ऑटोमेटिकली हो जाती है। यार मैं बच्चों को मिलता हूँ जो हर फील्ड से हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं मेरे स्टूडेंट्स, और बल्कि मैं आपको एक बताता हूँ कि किस तरह मैंने किस तरीके से तैयारी की, शायद आप उसके ज़रिए कुछ आपको सीखने का मौका मिले। मैंने जब तैयारी शुरू की तो मैं जॉब कर रहा था मोटरवे पुलिस के बीच में। अच्छा, अब डिसाइड कर लिया कि यार मैंने CSS करना है, मैंने निकलना है, जहाँ पे हूँ यहाँ से निकलना है, कहीं और जाना है, मेरी मंजिल ये नहीं है। और जनवरी फरवरी की बात है 2008 की, जब डिसाइड किया, और 1 साल था मेरे पास पूरे का पूरा। उस वक्त ये अकेडमीज़ वगैरह इस तरह ऑनलाइन अवेलेबल नहीं थी। दूसरा, इंटरनेट भी उस वक्त इतना स्लो होता था कि रिसर्च आपने करनी है तो वो एक कार्ड लेना पड़ता था, लैपटॉप्स हुआ ही नहीं करते थे, या थे तो बहुत रेयर थे, कंप्यूटर में उसको डालते थे कार्ड को, और वो टी 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 यूं करके आवाज़ें निकालता था, फिर जाके कहीं 10 मिनट के लिए, घंटे के लिए वो कार्ड जब वो मिला करता था। मतलब इतना स्लो प्रोसेस था अगर आपने जो है किसी किस्म की सर्च भी करनी है। तो मैंने कैसे चीज़ों को यूटिलाइज किया, मैं सिर्फ अपनी मिसाल दे देता हूँ, आपने खुद उसमें से निकाल लेना कि आप कैसे जो है वो काम कर सकते हैं। मैंने बेटा यूं यूटिलाइज किया कि मैंने एनालिसिस किया कि मैंने जॉब पे जाता हूँ तो मुझे कितना टाइम लगता है। मुझे लगा कि यार मैं घर से निकलता था, मेरा घर था टाउनशिप में उस वक्त ना, लाहौर में। अच्छा, अब वहाँ से मैं जॉब पे जाता हूँ, मेरी पोस्टिंग थी, ये एक एरिया है, उसको कहते हैं जंबर, ये पत्तोकी के पास है, अगर किसी को नहीं पता तो, ठीक है, पत्तोकी के पास है। मैं घर से निकलता था, अपनी गाड़ी छोटी सी मेहरान हुआ करती थी, इसको न्याज बेग ठोकर पे मैं खड़ा कर देता था, ठीक है जी। अब ठोकर से खड़ा करके मैं किसी बस के ऊपर लिफ्ट लिया करता था, और ये वाला टाइम जो है ये मुझे 40 से 45 मिनट लग जाते थे ड्यूटी पे जाने में। बस के ऊपर बैठ जाते थे और वो 40 से 45 मिनट में हमें ड्यूटी पे पहुंचा दिया करती थी। जाते भी ऐसे थे और आते भी ऐसे थे। अच्छा, और ये वाला टाइम जो है, ये वाला मैं अपनी गाड़ी के ऊपर हुआ करता था। मेरा ट्रैवलिंग टाइम टोटल कोई 1.25 घंटा 1.5 घंटा के करीब बन जाता था। अब मैंने कैसे यूज़ करना शुरू किया टाइम्स को, मैंने एक टाइम को यूज़ करना यूँ शुरू किया कि ये जो 40 और 45 मिनट है ना, मैंने इसके लिए चीज़ें निकाल ली। जाते हुए मैंने कहा मैंने प्रेस ही करनी है, वापस आते हुए मैंने शॉर्ट ऐसे करना है, 40-40 मिनट का होता है, ठीक है। जाते हुए मैंने कहा मैं प्रेस ही करूँगा, वापस आते हुए शॉर्ट ऐसे करूँगा। यूँ 80 मिनट की मेरी तैयारी का मुझे गैप मिल गया, 80 से 90 मिनट का। और उस 80 से 90 मिनट के अंदर अंदर, मतलब मैं डेली जा रहा हूँ तो वो डेली मेरी 2 चीज़ें जो तैयार हो रही हैं, मुझे और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, फिर उसके बाद ड्यूटी जब ख़त्म होती है तो मुझे लगा कि जब ड्यूटी मेरी ख़त्म हो जाती है, मेरे पास कोई 2.5-3 घंटे अवेलेबल होते हैं वापस आके घर आके सोने के लिए, जब खाना खा रहे हैं, सारा कुछ कर रहा हूँ। 1 साल था तो मैंने डिसाइड कर लिया कि यार अगर मैं 11-11:30 बजे फ़र्ज़ करो रात के पहुँचता हूँ घर पे, नॉर्मली भी हम गप्पे लगाते लगाते भी सोते हैं तो 1 बज जाते हैं, तो साल सिर्फ एक ही है ना। तो इस 1 साल के अंदर जो है मैं ये 3 घंटे सोने से पहले कि मैं CSS को दे दूँ, आई स्टार्टेड गिविंग इट, मैंने वो देना शुरू कर दिया। अच्छा, फिर मैंने हिसाब लगाया कि ये आधा घंटा जो मैं अपनी कार पे जाता हूँ और आधा घंटा आता हूँ, ये टाइम ज़ाया जा रहा है, मैं इसका क्या करूँ। इसका काम मैंने ये किया कि मैंने अपने मोबाइल फ़ोन में कुछ लेक्चर्स रिकॉर्ड किए, एक दिन संडे लगा के पूरे बोल बोल के ना, जिस तरह वॉइस नोट नहीं होते, वो बोल बोल के रिकॉर्ड किए। वो ढेर के 50 मैसेजेस का बना लिया अपने पास। अब जाते हुए सिर्फ कानों को लगा के हैंड फ्री मैंने सुनना शुरू कर दिया। जाते हुए गाड़ी चला रहा हूँ ना, खुद तो पढ़ नहीं सकता, सिर्फ कानों पे सुनता हुआ जा रहा हूँ और वापस आते हुए भी सुनता हुआ आ रहा हूँ। तो वो मेरा 1 घंटा भी यूटिलाइज होना शुरू हुआ। अब उसके बाद अगली बात, बिल्कुल ऑनेस्ट नहीं आपको बता रहा हूँ, मैंने उर्दू रखी हुई थी ऑप्शनल के बीच में। अच्छा, फिर मैंने कैलकुलेट ये किया कि यार कुछ बंदों के कुछ क्रेज और शौक होते हैं ना, मतलब मुझे एक यूँ समझ लें कि थोड़ा हाइजीन का है कि मुझे होता है कि मैं ज़रा कोई साफ़ सुथरा रहूँ। तो मैं कुछ दिन में 2 दफ़ा वैसे रूटीन में बात लिया करता हूँ, गर्मी हो सर्दी हो, मैं दिन में 2 मिनिमम टाइम है जब मैं लेता हूँ। 1 दफ़ा उठने के बाद, 1 दफ़ा ड्यूटी पे जाने से पहले या आने के बाद, 2 मिनिमम है। तो मैंने कहा कि यार ये आधा घंटा है, ये भी मेरा है, और ये मैं बाथरूम में शावर के नीचे खड़ा होता हूँ, उसको कैसे यूज़ करूँ। मैं आपको बिल्कुल फेयरली बता रहा हूँ कि मैंने उसको कैसे यूज़ किया। मैंने वॉशरूम की जो दीवारें हैं ना, उसके ऊपर पोइट्री मुख्तलिफ शायरों की लिख के टांग के लगा दी। ऑनेस्टली स्पीकिंग, नहाते हुए मैंने पढ़ी उसको, सिर्फ मतलब शेर लगे हुए हैं, उर्दू थी तो उसमें शेर ही लिखने होते थे,
तो उसको मैं देख रहा हूँ और वो भी मेरी जो है वो याद हो गए मुझे। ये सिर्फ आपको मेरे बच्चों मैंने मिसालों के लिए समझाया है कि किस तरीके से एक मिनट को मैंने जो है वो यूटिलाइज किया, एक मिनट को मैंने यूटिलाइज किया। अच्छा, कहीं शादी पे जाना है, अब घर वाले हैं, मैरिड था, बच्चे थे और जाना मजबूरी है, तो मैंने पूरा प्लान किया होता था कि यार मैंने शादी पे जाना है, घर से निकलना है। अब घर से निकलने के लिए, शादी पे जाने के लिए मुझे तकरीबन 45 या 50 मिनट्स लगेंगे। अब मिसेस साथ हैं तो मैंने उनको किताब दे दी है कि आप पकड़ के बैठ जाएं किताब। अब किताब उन्होंने सामने खोल ली है और टॉपिक वो बोल रही हैं, टॉपिक उन्होंने सिर्फ बोला है, मैं उसको दिमाग में रिवाइज कर रहा हूँ अपने। वो मैंने टाइम वो भी यूज़ किया। फिर उसके बाद में खाना खुलने से पहले का जो टाइम है, मैं गाड़ी के अंदर बैठा हूँ, मैंने कहा अच्छा ओके ठीक है, अब आप जाएं, अटेंड करें, मैं गाड़ी में हूँ, जब खाना खुलने वाला होगा आपने मुझे जस्ट मैसेज कर देना, मैं आ जाऊँगा, मैं आपको ज्वाइन कर लूँगा। शादी में खाना खाने के लिए लोग जाते हैं ना, मैंने कहा मैं आ जाऊँगा, नो इशू एट ऑल, फिर आपको वापस भी ले जाऊँगा। आई डिड इट यार। मतलब जब तक आप जिंदा नहीं हैं अपने मिशन के साथ, व्हाटसोएवर योर मिशन इज, लिव विद योर मिशन। अगर आपका CSS मिशन है, उसके साथ रहें, उसके साथ जिंदा रहें। एक ऑड सी मिसाल है बड़ी, लेकिन वो समझाने के लिए बड़ी अच्छी है। जिस तरह का हमारा यूं समझ लें कि एनवायरनमेंट है, अगर आपका कोई दोस्त हो, मेल या फीमेल कोई भी हो, तो उसके साथ हमारी चैटिंग के बीच में आप गुजर जाए ना, वो हम चांद पे भी हों तो मैसेज आ भी रहा होता है और जा भी रहा होता है। हमें पता है ना कि यार हमने रिप्लाई भी करना है, हमने मैसेज भी करना है, सारा कुछ करना है। तो मिशन है यार, 1 साल के लिए अपने आप को जिंदा रख लें, टाइम निकलेगा। आपने टाइम नहीं निकालना, आपने क्या करना है, फोकस करना है अपने ऊपर। आपने इसको अपना मिशन बनाना है, आपने इसको अपनी जिंदगी का मिशन बनाना है कि मैंने ये करना है। जिस दिन आपने इसको मिशन बना लिया, ऑटोमेटिकली आपके तमाम जो चीजें हैं उसके मुताबिक एडजस्ट हो जाएंगे। टाइम निकालना प्रॉब्लम नहीं रहेगा। कोई सवाल? सर सब्जेक्ट्स हमें कौन से चूज करने चाहिए और आपके सब्जेक्ट्स? ओके, सब्जेक्ट्स कौन से चूज करने चाहिए और मेरे सब्जेक्ट कौन से थे? ओके, देखिए मेरे थे मेरा M.Com मैंने और MBA किया हुआ था जब मेरी अपनी तालीम थी। तो मैंने एक लिया ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग, 200 नंबर का ये था। फिर 200 नंबर की मैंने उर्दू रखी। फिर मैंने साथ इसके जर्नलिज्म और मुस्लिम लॉ, यूँ मेरा 600 नंबर का जो है वो कम्बिनेशन बना। सब्जेक्ट आप लोगों ने कैसे रखने हैं, 3-4 चीज़ें हैं जो आपने देखनी है और फैसला आपने खुद करना है कि कैसे उसके मुताबिक चलाना है। 3-4 चीज़ें हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर सब्जेक्ट को हम रखते हैं, चूज़ करते हैं। देखिए सबसे पहली चीज़ ये है कि उसका स्कोरिंग ट्रेंड क्या है एक सब्जेक्ट का, ये देखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए देखना ज़रूरी है कि कुछ सब्जेक्ट ऐसे बेहुदा वाहियात और ढीठ हैं कि आप उन पर जितनी मर्जी मेहनत कर लें वो नंबर नहीं दे रहे होते। हमें ट्रेडिशनली नज़र आ रहा है कि ये सब्जेक्ट पिछले 5 साल में टोटल फ्लैट जा रहा है, ये बच्चों को जलील कर रहा है। तो क्या ऐसे सब्जेक्ट के नज़दीक भी हमें जाना चाहिए? नहीं। स्कोरिंग ट्रेंड हमने देख लिया। हमारा मकसद जब हम CSS के लिए पढ़ रहे हैं तो इल्म के झंडे गाड़ना नहीं है, बल्कि किसी सब्जेक्ट को हमने क्यों पढ़ना है? नंबर लेने के लिए। आपका गोल सिर्फ ये है कि जी हमने ये सब्जेक्ट पढ़ना है और हमने स्कोर करना है। तो पहली चीज़ ही आपने ये देखनी है कि स्कोरिंग ट्रेंड क्या है। और ये बड़ा इजीली मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर आप जाएं तो साफ लिखा होता है कि जी ये सब्जेक्ट पिछले 5 सालों में ये नंबर दे रहा है, इसका स्कोरिंग ट्रेंड ये पहली चीज़ है जो आपने देखनी है। अच्छा, दूसरे नंबर पर आप क्या देखते हैं? दूसरे नंबर पर आप ये देखते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट कितना वोलेटाइल है। कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो एक साल 70% नंबर देते हैं, दूसरे साल फेल करते हैं, अगले साल फिर 70% देते हैं, फिर फेल करते हैं, यूं वो फ्रॉग जंप्स लगा रहे होते हैं। तो क्या हमें हिस्सा बनना चाहिए किसी फ्रॉग जंप का? नहीं। ऐसे रिस्की सब्जेक्ट से बेहतर है कि हम किसी ऐसे सब्जेक्ट पे जाएं जिसकी छलांग छोटी है। मसलन एक सब्जेक्ट है वो जंप लगा रहा है 40 और 70 के दरमियान, 40 और 70 के दरमियान, यानी एक साल 40 देता है, अगले साल 70 देता है। और दूसरा है जो जंप लगा रहा है 55 और 60 के दरमियान या 55 और 62 के दरमियान। हमारे लिए बेहतर कौन सा हुआ? सेफ है ना यार, सेफ है, हमारे लिए बहुत है, बजाय इसके कि अपने आप को हम रिस्क के ऊपर डाल लें, ये बहुत है। अच्छा, दो बातें हो गई। तीसरी बात ये है जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि यार वो सब्जेक्ट चुने जिसमें आपको एड मिलने का इम्कान है। कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनके हवाले से आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिल सकती है, गाइडलाइन मिल सकती है, गाइडेंस मिल सकती है, नोट्स मिल सकते हैं, टीचर है, भाई है। जैसे मेरे घर के बीच में छोटा भाई लॉ ग्रेजुएट था, मेरा कोई बैकग्राउंड उस वक्त लॉ का नहीं था। मैंने फिर उसके बाद में CSS कर लेने के बाद में अपनी पोस्टिंग के दौरान लॉ किया और अल्हम्दुलिल्लाह यूनिवर्सिटी टॉप की। उस वक्त मेरा लॉ नहीं था। तो
लॉ मैंने सिर्फ इस उम्मीद में रखा कि छोटा भाई है, घर की खेती है, तो डरा के धमका के, हाँ, प्यार मोहब्बत से पढ़ लेंगे इससे, तो फिर ये ऐसा हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? हुआ होगा जी, ऐसा ही हुआ। मैंने बिल्कुल मुस्लिम लॉ रखा, और जहां वो नहीं पढ़ाता था मैं घर शिकायत लगाता था अम्मी अब्बू को कि जी ये कुछ कर ही नहीं रहा, तावन नहीं हो रहा। तो फिर वो एक सपोर्ट मिल गई भाई की जो है मदद से। एक ये फैक्टर इसके बीच में बड़ा हेल्प कर देता है। फिर अच्छा, कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो बिला वजह लेंथी हैं, कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो जल्दी जल्दी हो जाते हैं। आपने कभी भी सारे सब्जेक्ट वो नहीं चुनने होते जो सारे बहुत लेंथी हैं, बहुत डिटेल है, बहुत लेंथी, आप उसको अवॉइड करते हैं। कोई एक दो सब्जेक्ट आपके ऐसे होने चाहिए जो छोटे हों और जल्दी हो जाए, ये एक फैक्टर है जिसको आप देखते हैं। अच्छा, फिर कुछ माइंड कुछ सब्जेक्ट्स के लिए होते हैं, हर माइंड हर सब्जेक्ट के लिए नहीं होता। कुछ माइंड कुछ सब्जेक्ट है। मैं आईटी में बहुत बुरा हूं, मैं जितना मर्जी मैं जोर लगा लूं, मेरा दिल ही नहीं करता आईटी की शक्ल देखने को। मतलब वो बिल्कुल ही, मतलब निकम्मेपन की इंतहा ही है कि मैंने अगर कोई डाउनलोड भी चीज़ करनी हो तो मैं कोई 1.5 सेकंड के बाद मुझे समझ नहीं आ रही तो मैं क्या करूं, मैं फिर बेटे को कहता हूं यार ये तू मेरी जान छोड़ा, इससे ये इसको दूर कर। कोई ऐप भी हो जहां वो मुझसे मांगने लग पड़ती है। मैं अपना इंस्टा नहीं खोल सकता, इंस्टाग्राम वो खोलूं तो वो मुझसे मांगता है, वो क्या कहते हैं उसको, पासवर्ड और इस तरह की कोई चीज़, वो हमेशा मैंने भूली होती है कि वो कौन सी मैं भूल गया होता हूँ। तो फिर इस तरह के कामों के लिए मैंने वो बचा रखा हुआ है। तो मैं किन सब्जेक्ट्स में अच्छा हूँ, आपने अपनी इंक्लिनेशन देखनी है कि आपको साइंस समझ आती है, आर्ट समझ आती है, आप हिस्ट्री में इंटरेस्टेड हैं कि आप लॉ में इंटरेस्टेड हैं। जहाँ पे आपका जहन चलता है आप उस सब्जेक्ट को चूज करें। और एक चीज को आपने बहुत कम वेटेज देनी है, बूझें क्या? बहुत कम वेटेज देनी है। वो ये कि मैंने इस सब्जेक्ट को पहले पढ़ा हुआ है, इसको आपने कम वेटेज देनी है, इसको कम वेटेज, बाकी फैक्टर्स को पहले वेट करें। इसलिए कि जिस सब्जेक्ट को आपने पहले पढ़ा भी होगा ना, सीएसएस के लिए आपको जीरो से ही शुरू करना है, सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कि बाकी सारे इंडिकेटर नेगेटिव हैं, आपको पसंद भी नहीं है, इंक्लिनेशन भी नहीं है, कुछ हेल्प भी नहीं मिलनी, लेकिन स्टिल ये कि मैंने किसी ज़माने में इसको पढ़ा हुआ है तो मैं इसको रख लूँ। इस वजह से ना रखें कि ये आप एक ईजी वे चुन रहे हैं ना। अगर आपको पसंद है, आपने पढ़ा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, आपका जहन चलता है तो बहुत अच्छी बात है। केमिस्ट्री है, जिस तरह मैं छोटे भाई की मिसाल दे रहा था कि उसने साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था बेसिकली, फिजिक्स रखने लगा। मैंने पूछा रखना चाहते हो? कहता हाँ, मेरा जहन चलता है। मैंने कहा साबित कर कि जहन चलता है, ऐसे तो नहीं रखे। उसने फिर साबित किया कि उसका जहन चलता है, उसको समझ में आती है। उसको फिर हमने रखवाया और एंड ही स्कोर्ड रियली वेल उसके बीच में। तो अगर तो आपका समझ में आता है तो रखें, अदरवाइज सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कि मैं मास्टर्स हूं आईटी में तो मैं आईटी रख लूं, तो आईटी का पहले रिजल्ट आपने देख लेना है कि आईटी हर साल कितने नंबर देता है, फिर उसके मुताबिक आपने चुनना है, वैसे नहीं चुन लेना। जी नेक्स्ट कोई और सवाल? जी बेटे। कुछ आंसर ऐसे होते हैं जो बंदे को डिस्करेज करते हैं, जिनमें से दो जो है उसकी थोड़ी वजाहत करते हैं कि एक तो ये है, जैसे लोग कहते हैं कि भाई यहाँ पर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे सिफारिश चलती है, ठीक है, सिफारिश की बुनियाद पर बता नहीं करता। दूसरा जो है वो ये है कि कुछ लोगों का ये मानना है कि दाढ़ी पगड़ी या पर्दे के अंदर रहते हुए आप इस जो है ना मिशन में आगे कामयाब नहीं हो सकते, या वहाँ आप रिजेक्ट हो जाते हैं। दोनों ही जवाब गलत हैं, दोनों ही जो है वो मिथ्स हैं, दोनों ही बातें मिथ्स हैं। अगर आपको एक्सप्लेन करूं तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का ये शुक्र है, अगर मैं सीएसएस और पीएमएस की बात करूं तो अभी तक ये निज़ाम बचा हुआ है, फेयर है, बहुत फेयर है। और यही वजह है कि आप कभी भी सिविल सर्विसेज एकेडमी के अंदर जाएं तो आप देखेंगे कि जो मेजॉरिटी है वो मिडिल क्लास लोगों की है, बल्कि लोअर मिडिल क्लास लोगों की है। मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो आते हैं वो इस यहाँ से आते हैं, इस बैकग्राउंड से। अगर ऐसा ना हो तो सारे फिर एलीट क्लास और अशराफिया के लोग जो हैं वो आ रहे हों। ये तो पहली एक चीज़ हो गई। दूसरी एक चीज़ आपने जो कहा था कि पगड़ी, दाढ़ी, पर्दा, ये सारी चीज़ें भाई आपका रिलीजियस सिंबल हैं और आप आज़ाद शहरी हैं पाकिस्तान के। पाकिस्तान के बीच में जो लोग बैठे आपको इंटरव्यू कर रहे हैं वो आपके फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स का पूरा एहतराम करते हैं। सिर्फ एक चीज़ जो है वो इंटरव्यू में आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, वो किसी के लिए भी करेगी, ख्वाह कोई पगड़ी वाला हो, ख्वाह कोई क्लीन शेव हो, ख्वाह कोई लिबरल हो, ख्वाह कोई पर्दा ऑब्जर्व करने वाली खातून हो। और वो क्या चीज़ है? दैट इज़ फनेटिसिज्म, शिद्दत पसंदी, एक्सट्रीमिज्म। इस्लाम अमन का मज़हब है, इसके अंदर आप पढ़ ले कहीं शिद्दत पसंदी है ही नहीं, है ही नहीं।
अगर किसी एलिमेंट से कहीं नजर आ जाता है एग्जामिनर को, इंटरव्यू करने वालों को, साइकोलॉजिस्ट को, कि ये बच्चा या बच्ची, ख्वाह वो पर्दे में हो या ना हो, या बड़ा मतलब वो लिबरल हो, दोनों सूरतों में, दोनों है ना, अगर दोनों में कहीं उनको नजर आएगा कि ये एक्सट्रीम ख्यालात के हामिल हैं, ये शिद्दत पसंदाना जो है जज्बात रखते हैं, तो फिर उसको वो नहीं रखेंगे, और वैसे लोग सिस्टम में होने भी नहीं चाहिए। जी कोई और सवाल? नहीं जी सर। सर ग्रेजुएशन चाहिए आपको, जिसमें मर्जी कर लें, कोई ऐसा डिसिप्लिन नहीं जिसके ऊपर कोई बार हो कि इस डिसिप्लिन के लोग नहीं आ सकते। बच्चियों में से पहले किसी का सवाल देख लें अगर कोई पूछना चाहता तो। जी सर इंग्लिश ऐसे हम लोग इतनी तैयारी भी करते हैं और हमें गाइडलाइंस भी दी जाती है, लेकिन सर फिर भी कहीं ना कहीं से मतलब मार्क्स है, इससे मैं सबसे ज़्यादा इंग्लिश ऐसे का स्कोर बहुत ज़्यादा डाउन है। सर इसकी बेसिक रीज़न इंग्लिश ऐसे में क्यों फेल हो जाते हैं लोग? अच्छा ओके, अच्छा पहले तो एक ये है कि क्या इंग्लिश ऐसे में फेल करना जरूरी है किसी को? नहीं, जुल्म है ना वैसे। आई एग्री। लेकिन एक सवाल है फिर आप लोगों से, वो ये कि यार 30,000 लोग अप्लाई कर रहे हैं, 30,000 पोस्टें हैं 250, तो वो क्या तरीका रखें कि कट कैसे लगाएं? बसन क्या फोटो देखें कि देखने में कौन बंदा शक्ल से एएसपी लग रहा है, हाँ, या एसी लग रहा है, या फॉरेन सर्विस का लग रहा है, या तालीम देखें, या कहीं ना कहीं कट तो लगाना है। और मेरिट का तकाजा ये है कि जो कट लगे वो कैपेबिलिटीज की बुनियाद के ऊपर लगे, कोई फाइनेंशियल रिसोर्सेज की बुनियाद पे ना लगे, कोई कास्ट क्रीड की बुनियाद पे ना लगे। तो पहले जो कट लगता है बेटा, उसकी वजह तो ये आपको समझ में आ गई कि कोई एक सब्जेक्ट ऐसा रखना पड़ता है जिसके बीच। सर अगर आप माइंड ना करें तो बच्ची को, वैसे बड़ा मुझे खुशी है अगर बच्चे यहाँ पे होते हैं, थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ, हम इन्हें बाहर बिठा सकते हैं वैसे? अच्छा ओके, इनको कोई जूस वूस अगर मंगवा के दे दें तो उस चक्कर में है? अच्छा ओके, तो मैं क्या बात कर रहा था? कहीं ना कहीं उन्होंने कट लगाना है, ठीक है। अगर वो इस पे नहीं लगाएंगे तो इस्लामियात पे कोई सब्जेक्ट ऐसा है जिसकी बुनियाद पे उन्होंने कम करना है। अब इस चीज को हम पहले डिस्कस कर लेते हैं कि क्या इंग्लिश एक जरूरी सब्जेक्ट है, क्या इंग्लिश एक ब्यूरोक्रेट के लिए जरूरी है भी, या हमने वैसे ही देखे ना दुनिया में बड़ी मिसालें हैं कि लोग वैसे तरक्की कर गए, क्यों जी? तो फिर हमें इंग्लिश को छोड़ देना चाहिए? नहीं, ये बड़ी अहम बात है, ये जो इस बच्ची ने कही है वो बात ये है। देखिए पाकिस्तान जो है, इसके बीच में जितना भी हम नॉलेज ले रहे हैं ये कहां से आ रहा है? बाहर की बुक्स है ना बहुत सारी, फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी, सारा कुछ। अब दो मॉडल्स हो सकते हैं, एक मॉडल तो ये कि हम कोई लाखों की तादाद में तर्जमे करने वाले लोग बनाएं जिनका काम ये हो कि उन्होंने केमिस्ट्री को, फिजिक्स को, हर सब्जेक्ट को उर्दू में तर्जमा करना है और पेश करना है ताकि हम अपनी लैंग्वेज में तरक्की करें। दूसरा मॉडल ये हो सकता है कि थोड़ी सी मेहनत है, एक जुबान है, हमें क्यों नहीं आ सकती, मेहनत करें, अपनी जुबान को हम सीख लें, अपने आप को इंप्रूव। तो कौन सा मॉडल बेहतर है? सेकंड मॉडल ना, कि एक लैंग्वेज है। वैसे भी देखिए ना, आपने जब जाना है, आपने डील करना है बाहर के मुल्क में पूरी दुनिया के लोगों को, अगर आप अपने मैसेज को प्रॉपर तरीके से कन्वे ही नहीं कर सकते, और अगर आप डिपेंडेंट हैं एक मुतरजम के ऊपर, ट्रांसलेटर के ऊपर, अब वो पता नहीं क्या बात सुन के क्या बताता फिरे वहां पे, आप कुछ और कहना चाह रहे हैं, वो कुछ और समझ रहे हो, दुनिया को अगर आप एड्रेस ही नहीं कर सकेंगे, अपना मैसेज कन्वे ही नहीं कर सकेंगे, खतो किताबत ही नहीं कर सकेंगे, फिर तो काम वैसे ही खत्म हो गया। ऐसा है ना? तो पहले इंग्लिश की जरूरत पे हम कन्विंस्ड हैं कि ये वाकई हमें चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान एक डेवलपिंग कंट्री है, हमने मिलना है बाकियों के साथ, उनके लेवल के ऊपर आना है, और बिला वजह की अना, बिला वजह की जिद, अपनी खुदी को हमने बुलंद जरूर रखना है। लेकिन एक खुदी को बुलंद करने का मतलब ये है कि हम खुददारी से उठे उनके लेवल तक आए, दैट्स पाकिस्तान को उसके लेवल पर ले जाएं, तरक्की याफ्ता मुल्क बनाएं। एक टाइम ऐसा आए कि दुनिया से लोग जब यहाँ पे पढ़ने आए तो अपनी लैंग्वेज को हम जैसे मर्जी प्रमोट करें। लैंग्वेज तो अच्छी चीज़ है, वैसे भी सीखनी चाहिए, हमें इंग्लिश के अलावा अरबिक भी सीखनी चाहिए, बाकी जुबानें भी सीखनी चाहिए। अच्छा, अब ऐसे को कैसे जो है वो फेल कर देते हैं लोग? इंग्लिश ज़रूरी है, हमने डिस्कस कर लिया। अच्छा, ऐसे में लोग इसलिए फेल हो जाते हैं कि उनको ये पता नहीं होता कि ऐसे में चेक क्या होना है। इसका सादा सा जवाब ये है,
बच्चों को पता ही नहीं होता कि ऐसे के बीच में चेक क्या होना है। इस मौजू पे वैसे मैं अलग पूरे के पूरे लेक्चर्स देता हूं कि एक ऐसे में चीजें क्या चेक होती हैं, लेकिन आपने सवाल कर लिया तो इसका एक मुख्तसर ब्रीफ अगर मैं आपको जवाब देना चाहूं तो ऐसे के बीच में 3 चीजें आपकी चेक होंगी। ब्रॉड कितनी चीजें? 3 चीजें, 3 ब्रॉड चीजें बड़े बड़े लेवल के ऊपर। इसको साफ करने वाली कोई चीज है मेरे पास? है। मैंने कितनी चीजें बताई? ओके, 3 चीजें। ये आपका ऐसे है जी, ये 3 टांगों के ऊपर खड़ा हुआ है। ये एक है, ये दूसरी है और ये। इस टांग के नीचे अपनी कॉपियों पे लिख लें मटेरियल। मटेरियल, ये पहली टांग है जिसके ऊपर ये खड़ा हुआ है। दूसरी के ऊपर लिख लें एक्सप्रेशन, दूसरी टांग। और तीसरी टांग के ऊपर लिख लें प्रेजेंटेशन। ठीक है जी? कितनी चीजें चेक होनी है? मटेरियल, एक्सप्रेशन और अब इसके अंदर भी देख लेते हैं कि मटेरियल से क्या मुराद है। मटेरियल में वो आपकी 3-4 चीजें देखेगा। सबसे पहले देखेगा आपकी मटेरियल की क्वांटिटी पूरी है कि नहीं है। 2500 से 3000 लफ्जों का अगर ऐसे मांगा गया है तो आपने उतना ही लिखना है। एफपीएससी ने 2014 से 2019 तक एक रिपोर्ट शाया की कि हम बच्चों को क्यों फेल करते हैं। उसमें बेशुमार बातें की। मैं जितनी बातें कर रहा हूं ये सारी उन्हीं पे बेस्ड हैं। उसमें एक बात इंतहाई दुख भरे लहजे में गई। इंतहाई, उन्होंने कहा कि हम 2500 से 3000 तक का ऐसे मांगते हैं लफ्जों का, बच्चों से 1200-1300 भी नहीं लिखा जाता, फिर कहते हैं मैं पास नहीं कर रहा। ये यही वर्ड्स हैं। ठीक, अंदाज मेरा है, ये लफ्जों वाली क्वांटिटी उन्होंने खुद दी हुई है कि जी 1200-1300 लफ्जों तक का बच्चे ऐसे नहीं लिखते। तो पहली चीज आपने क्या उन्होंने चेक करनी है? दूसरे नंबर पे उन्होंने चेक करना है आपकी रेलेवेंस। आपकी मैंने अपने मुलाजिम को भेजा दुकान पे, वापस आया, मैंने पूछा क्या लेकर आए हो? सवाल क्या है? क्या लेकर आए हो? अब वो जवाब मुझे क्या दे रहा है? कहता सर मैं घर से निकला तो मेरे पास गर्मी लग रही थी मुझे, मैंने कहा मैं कैसे जाऊं, तो मैंने एक साइकिल वाले को इशारा किया यूं यूं करके, साइकिल वाले को लगा कि मैं चोर हूं, चला गया, उसने मुझे रोकी नहीं साइकिल। फिर दूसरा आया, मैंने इशारा बदला तो उसने रोक लिया, मैं उसके पीछे बैठा। फिर मैं दुकान के ऊपर गया, दुकान पे बहुत ज़्यादा रश था, मैंने देखा कि कौन कौन सी चीज़ें पड़ी। अच्छा, वो घंटा उसने लगा दिया है। ये सारी बातें जो वो कर रहा है वो रेलेवेंट है? मैंने क्या पूछा था? उसका जवाब तो रेलेवेंट नहीं है। तो अपनी दास्तान जो जो कुछ उसके साथ हुआ है वो झूठ नहीं है। जो जो कुछ हुआ है उसने सारी की सारी कहानी जो है वो सुना दी मुझे। एंड पे आके कहता है कि जी मैं अंडे लाया और ये लेकर आया। तो दूसरी चीज जो आपकी चेक होगी वो रेलेवेंस होगी। आपसे एक सवाल पूछा जाता है, आप बजाय उसका सवाल का जवाब देने के क्या शुरू कर देते हैं? अपनी राम कहानी। वुमेन इन इस्लाम के ऊपर को 150 तरह से ऐसे आ सकता है, 150 तरह से। मैं बता रहा हूं बेटे, उसी की तरफ आ रहा हूं। 150 तरह से स्टेटमेंट आ सकती है, 150 तरह से, जिस पर 150 तरह का ऐसे लिखा जा सकता है। लेकिन बच्चे वो ऐसे लिखते हैं जो घर से याद किया होता है उन्होंने। वुमेन इन इस्लाम, इस पर मुख्तलिफ अंदाज में बात हो सकती है। आपसे यह पूछा जा सकता है कि इस्लाम औरतों को क्या स्टेटस देता है, यह पूछा जा सकता है कि औरतों को क्या क्या राइट्स देता है, यह पूछा जा सकता है कि इस्लाम औरतों को कहां कहां लिमिट करता है, बेशुमार चीजें। यह पूछा जा सकता है कि एक मुस्लिम वुमेन जो है वो कैसे पर्दे के हदूद में रह के अपना रोल प्ले कर सकती है। बेशुमार चीजें हैं जिस पे आपसे बात हो सकती है। ठीक है, लेकिन आप जो कुछ बच्चे करके आते हैं वो करके आते हैं जो कुछ उनके ज़हन में होता है। तो दूसरी चीज जो आपने रखनी है वो क्या रखनी है? जो पूछे आप उसका जवाब दें, एग्जैक्टली शार्पली फोकस्ड होके। मटेरियल में तीसरी चीज होती है क्वालिटी। क्वालिटी, क्वालिटी क्या है? क्वालिटी ये है कि देखिए, एक सवाल, हमारे मुल्क में महंगाई क्यों है, अगर मैं ये पूछूं, नहीं बल्कि हमारे पास आईटी के एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, आईटी के हवाले से कोई सवाल मैं मैट्रिक के बच्चे से पूछूं, उसका भी एक जवाब होगा। ये भाई साहब कैमरा चला रहे हैं हमारे दोस्त, इनसे पूछूं, इनका भी एक जवाब होगा। ये दरस निज़ामी से दोस्त बैठे हुए हैं, इनका भी एक जवाब होगा। ये आईटी एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, इनका भी एक जवाब होगा। तो क्या सारे जवाब एक जैसे होंगे? नो, फर्क होगा ना।
क्वालिटी, ये जो फर्क है ये क्वालिटी है। वो ये कहते हैं कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जिस मौजू के ऊपर आप ऐसे लिख रहे हैं उसमें जो आपका अंदाजे गुफ्तगू है, बात करने का तरीका, जो मटेरियल आप पेश कर रहे हैं, वो कम से कम एक एक्सपर्ट वाला तो हो। ये तो ना लगे कोई मैट्रिक का बच्चा उठ के बातें कर रहा है। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो तीसरी चीज मटेरियल में आपकी क्या चीज चेक होगी? अब आ जाते हैं दूसरी चीज के ऊपर, एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन के अंदर वो आपसे सिंपल सी चीज चाहते हैं कि पहले वो कहते हैं कि आप जो जुमले लिखें, सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाएं, वो ग्रामेटिकली दुरुस्त हो, उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई गलती ना हो किसी भी किस्म की ग्रामर की। ठीक है? दिस इज एप्पल जुमला है, क्या गलती है इसमें? दिस इज एन एप्पल, आर्टिकल मिसिंग है, आर्टिकल मिसिंग है। अगर आपने नहीं लगाया उसको लगेगा कि यार आप ये गलत कर रहे हैं, काउंटेबल ना हो ना, आर्टिकल लगना चाहिए। तो ग्रामर की गलती ना हो, सेंटेंस स्ट्रक्चर पूरा हो, पहली रिक्वायरमेंट होगी। दूसरी क्या? दूसरी कहते हैं कि आप सीएसएस के लेवल पर आए हैं तो आपकी जो वोकैबुलरी है, यूज ऑफ ईडियम है, वो एटलीस्ट लगे तो सही कि आप सीएसएस के बच्चे हैं। यार गाय के ऊपर मजमून तो छठी क्लास का बच्चा भी लिखता है। दिस इज ए काउ, इट हैज ए टेल, इट हैज 4 legs, लिखता है कि नहीं लिखता? तो अगर इस तरह की आपने वोकैबुलरी करनी है और हरकतें करनी है तो फिर सीएसएस के लिए तो पास नहीं होंगे। तो दूसरी रिक्वायरमेंट हमारी बेटी क्या हुई एक्सप्रेशन में कि जो वोकैबुलरी है वो दुरुस्त हो, अच्छे लेवल की हो, अच्छे लेवल की, अच्छी क्वालिटी की हो। तीसरी चीज जो आपकी चेक होनी है वो आपकी प्रेजेंटेशन है। प्रेजेंटेशन के अंदर 2 चीजें होती हैं। कितनी चीजें? 2। एक होती है जाहरी और एक होती है बातनी, जो एपरेंटली नजर आ जाती है, दूसरी जो नहीं नजर आती। जाहिरी ये है कि फर्ज करें कि बर्थडे है, किसकी बर्थडे है? आपकी बर्थडे है। कब है वैसे? सालगिरह कब है आपकी? 15 जनवरी? जून में है किसी की सालगिरह जी? वैसे क्या किस तारीख को है जी? 26 जून जी। 4 जून। कोई और? 27 जून जी। 10 जून। ओके, मेरी 20 जून है, मैंने इसलिए जून का पूछ लिया। अच्छा, पहला है कि जी जून, फर्ज करें भाई साहब के पास हम गए जनवरी में, 15 जून की सालगिरह थी, तो हम कोई एक चीज है वो गंदे से रैपर के बीच में हमने यूं करके इनको यूं करके पकड़ा दी, कैसा फील होगा आपको? बुरा। तोहफा नहीं है ना, तोहफा मस्ट लुक लाइक तोहफा। आपके पास होटल में बैठे हुए हों, जो खाना आता है, सबसे पहली चीज आप क्या नोट करते हैं? भाई वो कैसे आपके सामने रखा गया है। क्वालिटी खाने की बाद में आएगी, जैसे रखा गया है वो तो देखें। तो ऐसे में जो पहली चीज प्रेजेंटेशन में बच्चे चेक होनी है वो आपकी लिखाई है, आपका यूज ऑफ पेपर है, यूज ऑफ मार्कर है, कितना साफ लिखा हुआ है, कितनी कटिंग की हुई है, ये सारी चीजें चेक होती हैं। और ये मैं पर्सनली इसको सबसे ज्यादा वेटेज देता हूं कि आपका इतना खूबसूरत साफ सुथरा पेपर होना चाहिए कि बंदे का दिल करे कि वो टांग दे दीवार के साथ उसको। ये जाहिरी खूबसूरती होगी प्रेजेंटेशन। बातनी क्या है? बातनी ये है कि देखें, हर पैराग्राफ जो है ना ऐसे का, बल्कि एक और मिसाल से मैं आपको समझाता हूं, ह्यूमन लाइफ की मिसाल से, बड़ी मैंने रटी हुई है एक ही मिसाल, क्योंकि मुझे लगता है वो सारी समझ में आती है। देखें, हम कई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करते हैं ऑन डेली बेसिस। किसी जगह पे हमने पैसे मांगने जाते हैं, उधार लेना पड़ता है, ऐसा है ना? अच्छा, कभी उधार हमसे कोई मांगता है हमें, मतलब एक सिचुएशन ये है कि हमने किसी से उधार लेना है, दूसरी सिचुएशन ये है कि कोई दूसरा बंदा है हमसे उधार लेने के लिए आया हुआ है, ठीक है। तीसरी सिचुएशन ये है कि हमने किसी का उधार वापस करना है और हमारे पास पैसे मौजूद हैं और हम वापस करना चाह रहे हैं कि ले लो। चौथी ये है कि उधार कोई वापस लेने हमसे आया हुआ और पैसे नहीं है, हमने मजीद मोहलत लेनी है, ठीक है। तो क्या इन तमाम सूरत अहवाल में हमारा जो बात करने का अंदाज है वो सेम होगा? डिफरेंट होगा। मैं आपसे बात कर रहा हूं और तरीके से करूंगा, ब्यूरोक्रेट से करूंगा और से करूंगा, अपने सीनियर से करूंगा और तरीके से करूंगा, ऐसा ही है ना? तो इस बात का मतलब यह है कि हमारा जो अंदाज़े गुफ्तगू है, लबो लहजा है, वो बदलता है। बच्चे इस चीज को ऐसे में मिस करते हैं। वो जिस अंदाज में ऐसे शुरू करते हैं इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ से, एंड तक बिल्कुल मोनोटोनस अंदाज में उसी को फॉलो कर रहे होते हैं।
उसी अंदाज के बीच में मेन आर्गुमेंट, उसी में कॉजेज, उसी में तजवीज़, उसी में कंक्लूजन। ये बहुत बड़ी कमी है। तो प्रेजेंटेशन क्या है? प्रेजेंटेशन से मुराद, जिसको मैं बात नहीं कह रहा था खूबी, वो ये है कि हर पैराग्राफ लिखने का जो तरीका है, बात ने कहां से शुरू होना है, उसने कहां पे खत्म होना है, कहां उतार आएगा, कहां चढ़ाव है। तजवीज़ क्या ताना मारने के अंदाज में दी जा सकती है? अगर आप रिकमेंड कर रहे हैं कोई चीज, तो क्या आप ताना मारने के अंदाज में रिकमेंड करेंगे या मशवरे के अंदाज में रिकमेंड करेंगे? इट्स अ मशवरा कि जी यूं यूं कर लिया जाए। तो दिस इज प्रेजेंटेशन के बाद को जहां से शुरू करना है, आपको पता हो कि इसका रिक्वायरमेंट क्या है इस एसे के इस पार्ट की। तो ये वो तमाम की तमाम चीजें हैं जिनको एग्जामिनर देखता है और इन पे कमेंट कर रहा होता है, और वो बिल्कुल इसी अंदाज में कमेंट करता है जिस अंदाज में आप अपने मुलाजिम को भेजें 36 चीजें लिस्ट दे के कि जाओ ये बाजार से ले आओ, सब्जी सब्जी ले आओ, ठीक है जी। वो एंड के ऊपर लिफाफे लेकर आएगा, तो क्या आप लिस्ट के साथ मैच करके चेक नहीं करते? हाँ जी, ये आ गया, शिमला मिर्च आ गई, फलां चीज आ गई, ये चीज जो नहीं आएगी क्रॉस करेंगे। इसी तरीके से आपकी ये तमाम चीजें चेक हो रही होती हैं कि बच्चा मटेरियल में रेलेवेंस था कि नहीं था, उसकी मटेरियल की क्वालिटी अच्छी थी, फैक्ट्स एंड फिगर्स थे नहीं थे, साफ सुथरी लिखाई थी या नहीं थी। तो ये तमाम की तमाम चीजें हैं जिसकी बुनियाद पर आप लोगों ने ऐसे पास या फेल करना होता है। तो अभी आप लोगों को पता चल गया, तो उस पर आप काम करना शुरू कर दें। बच्चों को इस बात का अंदाजा ही नहीं होता कि दरअसल उनका चेक क्या होना है, किस बुनियाद के ऊपर जो है वो फैसला करेगा एग्जामिनर कि उनको पास करना है कि फेल करना है। दिस इज द रीजन कि वो इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर जो है वो फेल कर जाते हैं। जी कोई और सवाल? सर आज यानी 5 जून को अगर कोई फैसला करता है कि 2024 में मैं बैठना चाहता हूँ इम्तिहान में, तो ये 6-7-8 महीने उसके लिए काफ़ी हैं। अगर आज से स्टार्ट करना चाहता है तो कौन सी खसूसियात इसमें होनी चाहिए? सवाल ये है कि इन्होंने सवाल ये किया कि अगर कोई बंदा आज फैसला कर लेता है कि मैंने पेपर देने हैं 24 के, तो क्या वो दे सकता है कि नहीं दे सकता। अच्छा, एक दफ़ा एक हकायत में वाक़या एक पढ़ रहा था। एक आदमी सफ़र पे जा रहा था। सफ़र पे जाते जाते इस तरह रास्ते में पूछते हैं, उसने पूछा किसी साथ वाले बंदे से कि फ़लाँ गाँव जो है वो इसी रास्ते पे है? उसने कहा हाँ इसी रास्ते पे। उसने कहा कि मैं कितनी देर में पहुँच जाऊँगा? जो खड़ा था उसने कहा पता नहीं। वो मायूस होकर थोड़ा सा चला, जब चला तो उसने पीछे से आवाज़ दी 1.5 घंटे में। उसने कहा कि यार जब मैं तुझसे खड़ा होकर पूछ रहा था कि मैं कितनी देर में पहुंच जाऊंगा, तब तो तुमने बताया नहीं, अब मैं चला हूं तो तुम पीछे से आवाजें दे दे के बता रहे हो 1.5 घंटे में, इसकी क्या वजह? उसने कहा तब तक मुझे तुम्हारे चलने के अंदाज का नहीं पता था कि तुम कितना तेज चलते हो। अब मैंने तुम्हारा चलना देखा है तो उस बुनियाद के ऊपर तुम्हें बता रहा हूं कि तुम 1.5 घंटे के अंदर पहुंच जाओगे। तो बेटा आप कर जाएंगे या नहीं कर जाएंगे ये डिपेंड करता है 2-3 चीजों के ऊपर, 2-3 चीजों के ऊपर। नॉर्मली सीएसएस करने के लिए, नॉर्मली अगर मैं आपको एवरेजली बताऊं तो 1 साल का पीरियड रिक्वायर्ड है, 1 साल का। लेकिन ये चीज कुछ चीजों के ऊपर खड़ी हुई है, यानी कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से पीरियड बढ़ जाता है और कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से पीरियड ये कम हो जाता है। वो क्या है? सबसे पहली चीज तो ये है कि आपका बैकग्राउंड क्या है नॉलेज का। अगर आपका अपना बैकग्राउंड अच्छा है, पहले से आप अच्छी लर्निंग करके आए हुए हैं, तो ऑब्वियसली आपको टाइम कम लगेगा। ये पहला फैक्टर है कि आप खड़े कहां पे हुए हैं। दूसरे नंबर पे आप कितना ज्यादा तेजी से चीजों को सीखते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ 15 मिनट पढ़ते हैं, लेकिन उस 15 मिनट में वो इतना एब्जॉर्ब कर जाते हैं कि दूसरा बच्चा 1 घंटे में नहीं कर सकता। देखते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर है, समझते हैं, दैट्स इट, किताब बंद की, खत्म, क्लियर। ये डिपेंड करता है कि आपकी कितनी तेजी से आप जो है वो चीजों को अब्जॉर्ब करते हैं और सीखते हैं। तीसरे नंबर पे आपको एक्सटर्नल सपोर्ट जो है वो कौन सी हासिल है। आपको एकेडमी कोई हासिल है, नहीं हासिल, किसी टीचर की मदद हासिल है, नहीं हासिल, किसी भाई बहन दोस्त कुलीग हमसाया कोई मदद करने के लिए मौजूद है कि नहीं मौजूद। तीसरा फैक्टर ये है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। और चौथी चीज कि आप कितने डिटरमिन्ड हैं, पैशनेट हैं और कितना टाइम दे सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन ऑल दीज थिंग्स। अगर सारे इंडिकेटर्स में आप पॉजिटिव हैं तो ये टाइम बिल्कुल ऐसा है कि आप 2024 की अटेम्प्ट दे सकते हैं, अभी टाइम है। कोई सवाल और? सर इसमें ये नहीं, लाउडली। इसमें ये नहीं पता चल रहा होता कि मसलन अगर हम स्टार्ट करना चाहते हैं, मैं खुद भी कोशिश कर रहा हूँ 2-3 मंथ से, लेकिन मुझे ये नहीं पता चल रहा कि मतलब कौन सी बुक्स उसके लिए चाहिए, किसकी साथ। ये कह रहे हैं कि मैं 2-3 माह से कोशिश कर रहा हूं, मुझे समझ नहीं आ रही, तो मैं क्या करूं? अच्छा,
इसको हम एक और तरीके से समझ लेते हैं। अगर फर्ज करें कि मैं आपको ये कहूं कि जी सियालकोट है और उसके अंदर फलां मोहल्ला है, वहां पे जाके मेरा एक दोस्त रहता है, ये पार्सल वहां पे दे आए, तो क्या करेंगे आप? चल पड़ेंगे सियालकोट को, ये क्या करेंगे? क्यों जी? टीसीएस कर देंगे? नहीं, अगर आपने खुद जाना है टीसीएस तो आपने भी जुगाड़ ढूंढी है, शाबाश। खुद अगर जाना है तो क्या करेंगे? कोई अगर मैंने दिया इंफॉर्मेशन, कोई गूगल शुगल, कोई रास्ता समझने का कुछ ऐसा निजाम आप रखेंगे ना जिसके जरिए आपको पता चले कि आप वहां पे पहुंचेंगे कैसे। गूगल की मदद से रास्ता ढूंढना आसान है या खुद जाके? ज्यादा आसान है। अगर बाहर के मुल्क मैंने जाना है, किसी जगह पे पहुंचना है, तो कोई अगर ऐसा बंदा मुझे मिल जाए जो वहां पे रहता है, वो मुझे कहे मैं साथ ले चलता हूं, तो ज्यादा आसान नहीं है? खुद ढूंढेंगे तो मुश्किल है। सीएसएस में बैठते ऐसे ही होता है, खुद ढूंढने में ही चीजें मुश्किल हैं। इसके लिए सबसे बेस्ट वे जो हो सकता है वो कोई अच्छा रहनुमा हो सकता है। वो किसी टीचर की सूरत में भी हो सकता है, किसी दोस्त की सूरत में भी हो सकता है, बहन भाई की सूरत में भी हो सकता है। अगर आप किसी भी वजह से ये अफोर्ड नहीं करते, टाइम की वजह से, फाइनेंसेस की वजह से, वैसे तो कासिम अली शाह फाउंडेशन जो है इन्होंने 70 बच्चों को स्कॉलरशिप दिए हुए हैं और दोबारा भी ये 15 जून को टेस्ट है उसी हवाले से। तो अगर आप किसी भी वजह से अफोर्ड नहीं करते, फाइनेंसेस की वजह से या किसी भी वजह से या टाइम की वजह से, तो फिर मुख्तलिफ साइट्स हैं, वेबसाइट्स हैं, जैसे CSS फोरम बहुत अच्छी वेबसाइट है, आप उसके ऊपर जाएं और देखें कि इसका स्टेप 1 क्या है। जो बॉटम लाइन है ना, वो बॉटम लाइन ये है कि कभी भी आप में से कभी कोई इस्लामाबाद गया? जब आप इस्लामाबाद अपनी गाड़ी के ऊपर, कौन गया है? अपनी गाड़ी पर, ओके आप गई हैं। आप जब अपनी गाड़ी के ऊपर इस्लामाबाद गई हैं तो क्या सारी चीजें आप घर से प्लान करके जाती हैं कि पानी के लिए रुकेंगे तो कहाँ रुकेंगे, किसी गाड़ी को ओवरटेक करेंगे तो दाएं से करेंगे या बाएं से करेंगे? हम प्लान तो कुछ नहीं करते, हम तो सिर्फ ये प्लान करते हैं कि हमने इस्लामाबाद जाना है और हम चल पड़ते हैं। बाकी बहुत सारी चीजें रास्ते में ऑटोमेटिकली हो जाती हैं ना। सीएसएस के बीच में हम ऐसा नहीं करते, वहां पे हमारी कोशिश होती है कि हम सारा कुछ पहले कर लें। इसका स्टेप क्या है बच्चे? शुरू कर दें। किसी चीज की तो समझ आ रही होगी ना, इंग्लिश की तो समझ आ रही होगी, जिसकी समझ आ गई है उसको शुरू कर दें, उस पर काम करना शुरू कर दें, तो ऑटोमेटिकली आपका रास्ता कटना लग पड़ेगा, बाकी चीजें साथ साथ मिलती जाएंगी। सर बंदा जब वो यूट्यूब से सुनता है ना मुख्तलिफ, मतलब जिन्होंने पहले पास किया होता है, तो कंफ्यूज हो जाता है बंदा confuse यार। ये है, अपने लिहाज से गाइड ये है, ये बिल्कुल ऐसा है। इन्होंने ये कहा कि जी जब हम यूट्यूब से मुख्तलिफ लोगों की बातें सुनते हैं तो हम कंफ्यूज होते हैं। प्रैक्टिकली ऐसा है, इसकी 2 रीजंस हैं। मैं दूसरे रीजन छोड़ के जो एक रीजन है वो बता देता हूं। देखिए, आप सब लोगों के, फर्ज करें कि आप लोगों ने एक जानवर का नाम है, क्या नाम रखें उसका, कोई अच्छा सा नाम सुजेस्ट करें, फर्जी नाम, डिंग डोंग। फर्ज किया कि एक जानवर है, एक बड़ा सा दो कामत सा, क्या नाम है? डिंग डोंग। किसी ने नहीं देखा वो कैसा है, और आप लोगों की आंखों पे पट्टी बांध दी जाती है और आप लोगों को डिंग डोंग के पास जाके खड़ा कर दिया जाता है और कहा जाता है कि जी ये डिंग डोंग है, आप इसको हाथों से छू सकते हैं, ठीक है, और इसको फील करें और उसके बाद आप वापस आके एक्सप्रेस करेंगे कैसा था। तो जितने बच्चे हैं ना, हम यहाँ पे कुछ 30 40 50 बैठे हुए, ये जब अपना एक्सपीरियंस बयान कर रहे होंगे डिंग डोंग का, तो वो एक दूसरे से मुख्तलिफ ही होगा, ऑनेस्टली स्पीकिंग। ऐसे जिस तरह हाथी है जिसका कान पे हाथ लगा, वो और एक्सपीरियंस बता रहा होगा, जिसने ट्रंक पे लगा, ऐसा ही है ना यार। तो ये ऐसे ही है सीएसएस। जिन बच्चे और बच्चियों ने इसको पास कर लिया होता है, तो उनका चूंकि एक्सपीरियंस वो एक उन्हीं का अपना ही होता है। अब जिस बच्चे ने फर्ज करें कि 1600 या 1700 लफ्जों का ऐसे लिखा और वो पास हो गया, इट हैपन्स, एक्सेप्शंस हैं, एग्जामिनर ने इग्नोर किया कि इसके वर्ड काउंट कम है, उसने पास कर दिया, तो वो इस चीज को एज ए प्रिंसिपल क्लेम करता हुआ नजर आएगा कि सीएसएस ऐसे पास करने के लिए 2500 लफ्ज जरूरी नहीं है, 1600 काफी होते हैं। अगरचे कि उसका केस एक्सेप्शनल, लेकिन उस बेचारे को नहीं पता, वो ऑनेस्टली भी बयान कर रहा है
तो उसके जो जवाब हैं फिर वो यूं ही होते हैं। तो इसलिए बेस्ट वे ये है, किसी को अगर आपने फॉलो करना है, फॉलो करके ही सीखना है, तो जिसने सीएसएस पास किया हुआ है उसकी बजाय जो इसको पढ़ाने में काफी अरसे से है ना, आप उसकी बात सुने, क्योंकि उसने बहुत सारी चीजें देख ली होती है रिपीटेडली। मैं खुद नहायत ईमानदारी से आपको बताता हूं कि मैं इसकी तदरीस में तकरीबन को 13 साल हो गए जब से खुद सीएसएस किया है। तो इस 13 साल में मेरे अपने व्यूज बहुत सारे चेंज हुए हैं। मैंने खुद बहुत सारा कुछ सीखा है। बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो मुझे पहले कुछ और लगते थे, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, ये यूं नहीं है, ये यूं है। जब बच्चों को फेल होते देखा, पास होते देखा, ऐसा ही है ना। तो फिर उसके लिए फिर बेटा बेस्ट वे यही होता है कि आप किसी एक जगह से अगर सुन के कुछ सीखना है तो कोशिश ये करेंगे जिसका एक्सपीरियंस रिलेटिवली ज्यादा है, वरना फिर आप कंफ्यूज होते रहेंगे। कोई और सवाल किसी का? यस। ऑप्शनल सब्जेक्ट को चूज करने में मतलब कोई डिफिकल्टीज आती है ना, मतलब कि समझ नहीं आती। अब जैसे फिजिक्स और मैथ है, हाँ, तो हमारा होता है कि हम फिजिक्स भी कर सकते हैं और मैथ भी कर सकते हैं, लेकिन हमें इजी फिजिक्स लेवल होता है क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल्स की कैलकुलेशन है, मैथमेटिक्स में फिर सारा डीपली जा जाता है। तो मतलब कि समझ नहीं आ रही कि फिजिक्स को चूज कर लें या मैथ को, क्योंकि काम तो दोनों में मेहनत तो एक वाला ये सवाल ऐसा ही है जैसे किसी मौलाना साहब से किसी ने पूछा, उसके सामने सवाल किया, किसी घर वो गए हुए थे मेहमान, उसने सवाल किया कि हजरत आपके लिए हलवा बनाऊं या जर्दा बनाऊं। उसने कहा क़यामत वाले दिन तुझे अल्लाह ऐसे ही जो है मुश्किल में डाले जैसा तूने मुझे मुश्किल में डाला होगा। ये डिसीजन आपने खुद करना है बेटे, ये आपने डिसीजन खुद करना है, ये फैसला आपने खुद करना है। अपने स्ट्रेंथ्स को देख के, ये देख के कि किसके सिलेबस को आप कितना जल्दी और अच्छे तरीके से कवर कर सकते हैं, और जो मैंने आपको क्राइटेरियन पहले बताया। अच्छा, फिर एक और चीज़ है यार, वो ये कि डिसाइड कर लें। मतलब मैंने बहुत सारी चीज़ें जो देखी है ना इस पूरी इस कोर्स में, इस जर्नी में, वो ये है कि बच्चे बातें करते रहते हैं। मसलन 3 माह पहले उनसे पूछें तभी वो सोच ही रहे होते थे कि सब्जेक्ट कौन से रखने हैं। 3 माह बाद जो है फिर पूछें, फिर यही मामला होता है कि मैं सोच ही रहा हूँ कि मैं क्या करूँ। इतना ना सोचें, लाइफ में वैसे भी इतना नहीं सोचना चाहिए। सीएसएस के अलावा भी डिसीजन कर लें, कुछ कर लें, चल पड़ें। जब आप चल पड़ेंगे तो ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। फिर चेंज का मार्जिन हमेशा होता है। जैसे मैंने जब तैयारी शुरू की तो मैंने एक सब्जेक्ट रख लिया, मैंने हिस्ट्री रखी उस टाइम पे, इंडो पाक हिस्ट्री, तैयारी उसकी शुरू कर दी। जब मिड में करके पहुंचा तो पिछले साल का रिजल्ट आया, हिस्ट्री पैड़ी तरह पिट गई, बुरी तरह। तो मैं डर गया, मैंने कहा कि नहीं यार, ये डिसीजन मुझसे सही नहीं हुआ, क्योंकि उस वक्त तो जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे तो समझाने वाला भी कोई नहीं था ना, कि पिछले पेपर भी देखने होते हैं या रिजल्ट भी देखना होता है। तो एनीवेज उसके दौरान फिर मैंने एक सब्जेक्ट को चेंज किया और फिर 100 नंबर वाले मैंने 2 सब्जेक्ट्स जो है वो रख लिए। सफ़र शुरू कर देना चाहिए बजाय इसके कि पहले ही सोचते रहें कि मैं मरी जाके दस्ताने इस कलर के पहनूंगी कि उस कलर के पहनूंगी, टोपी किस तरह की होगी, वो इधर को गिर रही होगी कि उधर को गिर रही होगी। जस्ट डू इट, अल्लाह खैर करके चल पड़े। ये सब क्रिटिकल थिंकिंग भी आता है, तो सर इसको हम कैसे बिल्डअप कर सकते हैं? क्योंकि सर आप ये सारी रेशनल चीजें ना, अपनी क्रिटिकल थिंकिंग के लिहाज से ये चीज़ों का फैसला लेना करना, सर जैसे हम लड़कियां तो जरूर बड़ी इमोशनल होती हैं, वो इतना ज़्यादा चीज़ों नहीं सोचती। नहीं, इतना ज़्यादा चीज़ें नहीं सोचती। हाँ, मतलब सर नहीं सोचती, यानी वो इमोशनली अटैच होती है। जैसे सीएसएस की ज़्यादातर मैंने देखी, जितना भी सर मैं जेडब्ल्यूडी काफ़ी 1 ईयर से पढ़ रही हूँ और मेरा खुद भी है कि मैं सीएसएस, लेकिन सर कहीं ना कहीं तरह रेशनल ये सब्जेक्ट सिलेक्शन, इसके अलावा सर क्रिटिकल थिंकिंग नहीं, अगर आप देखें ना, आप किसी एकेडमी में पढ़ रही हैं, फिर तो एकेडमी ऑटोमेटिकली आपको गाइड कर रही है। जो मतलब मंथली आता है ना जेडब्ल्यूडी मैगजीन पढ़ती हैं आप? अच्छा, ओके ओके ओके। देखें, फैसले के बीच में क्या क्या चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं, वो 2-3 चीज़ें। एक तो सबसे पहले आपका अपना मुशाहिदा है ना, आपका अपना एक मुशाहिदा है। हम सब लोग जो हैं अपने मुशाहिदे की बुनियाद पर ही फैसला करते हैं। जिसका जितना ज़्यादा मुशाहिदा होगा, जितना नॉलेज होगा, जितनी रीडिंग होगी, उतना होगा। अदरवाइज आप इसमें रहनुमाई गाइडलाइन ले सकते हैं अपने किसी दोस्त से, कुलीग से, साथी से। लेकिन मेरा जो पॉइंट है वो कुछ और है। वो पॉइंट सिर्फ ये है कि आपने जो करना है वो कर लें, लेकिन उसके बाद फिर आप मतलब उस पर सोचने पे ही इतना ज़्यादा टाइम ना लगा लें। आप डिसाइड करें कि जी मैंने 3 दिन लेने हैं और मैं अल्टीमेटली इस नतीजे पर पहुंच जाऊंगी कि मैंने इनमें से कौन सा सब्जेक्ट चूज करना है। उस 3 दिन में आप कहीं नहीं पहुंच सकती तो वो अकड़ बकड़ करके चूज कर लें, लेकिन कर लें, जस्ट डू इट। इनडिसाइसिव ना रहें, ये अच्छी नहीं है, ये जंग लगा देगी आपको। जी कोई और सवाल? सर मेरा सवाल है कि सिर्फ क्लासेस लेना ही काफी है या उसके साथ साथ आपको क्लासेस में जो
नहीं नहीं, ये रेलेवेंट सवाल है सीएसएस का। वो कह रही हैं कि क्या क्लासेस ले लेना काफ़ी है या साथ साथ रिवीजन भी ज़रूरी है। देखिए, क्लासेस आपको, जैसे दरिया है, दरिया बहता हुआ जा रहा है और आपका गोल है, आपको पानी चाहिए अपने घर के लिए, ठीक है, अपने नहाने के लिए, पीने के लिए, किचन में इस्तेमाल करने के लिए। अब दरिया आपके सामने से बहता हुआ जा रहा है, तो जब तक उस दरिया के पानी को निकाल के आप अपने घर नहीं ले जाएंगी, उस दरिया का बहना कोई फायदेमंद है नहीं। वो बहता रहे, वो इतने साल से बह रहा है, पानी ने उड़ के कभी भी आपके घर नहीं आना। ऐसा ही है ना, कि जो आप लेक्चर सुनते हैं, क्लासेस लेते हैं, बहुत सारे बच्चे जो हैं उनको ये लगता है कि शायद ये काफ़ी है। ये काफ़ी नहीं होता, कभी भी काफ़ी नहीं होता। आप उस नॉलेज को अपना नॉलेज बनाएं। अपने नॉलेज से क्या मुराद है? मसलन कि मैंने अगर क्लास में लेक्चर के दौरान एक ग्रामर का रूल सिखाया है, तो ये आप सारे बच्चे सुन रहे हो, तो मैंने तो रूल सिखा दिया, ये बहता हुआ पानी है। फायदा उस बच्चे को होगा जो इस पानी को अपने घर ले जाएगा। घर ले जाने से क्या मुराद? जो बार बार प्रैक्टिस करेगा, उसको अपने एक्सप्रेशन का हिस्सा बना लेगा। तो आपने जो नॉलेज आपको मिल रहा है किसी भी वे में, उसको अपना बनाएं। और अपना सिर्फ एक ही तरीके से बन सकता है कि आप रिपीटेडली उसकी प्रैक्टिस करें, उसको बार बार अपने एक्सप्रेशन के बीच में शामिल करें। मेरी गाड़ी जाके देख लें, नीचे खड़ी होगी अभी भी, उसके बीच में एक डायरी है और उस डायरी के अंदर वोकेबलरी है जिसको मैं रोजाना आते जाते पढ़ रहा होता हूँ, स्टिल पढ़ता हूँ। सीएसएस कर लिया, 13 साल से पढ़ा रहा हूँ, स्टिल अखबार में कोई नया लफ्ज़ देखूँ उसको मैं पेन डाउन करता हूँ कि ये नया लफ्ज़ मैंने सीखा है और मैं उसको फिर अपने एक्सप्रेशन का हिस्सा बनाने की कोशिश करता हूँ। जिस दिन छोड़ दूंगा उस दिन मेरी ग्रोथ जो है वो रुक जाएगी, ठीक है। तो चीज़ों को बार बार आप प्रैक्टिस करें, वरना तो फायदा कोई नहीं है, ये आपको भूल जाएगा वरना 3, 4, 5, 6 दिन बाद। कोई और सवाल? अच्छा चलें, ठीक है। फिर हमारे पास और बड़े सारे सवाल हैं जी, जो रेलेवेंट बातें हैं शायद आपके जहन में नहीं आ रही। निशा, कोई एक सवाल उसमें से करें, स्टार्ट करें। पहला क्या है? नहीं, पहले से स्टार्ट करें। पहला क्या है? मैं पहले जो बिल्कुल पहला है, वाई सिविल सर्विसेज। एक ये बड़ा अहम बात है आजकल के दौर में, क्या हमें सिविल सर्विसेज को ज्वाइन करना चाहिए? ये एक अच्छा करियर है कि नहीं? कोई इस पे कमेंट करना चाहेगा? कोई जवाब देना चाहे? जी। मैंने आज तक जिससे भी सुने ना जिसने सीएसएस क्लियर किया, वो अगले को ये कहता है कि अब आजकल के दौर में फील्ड ना चूज करो, ये फील्ड ना चलो, सीएसएस ना करो। मैं यही तो डिस्कस कर रहे हैं, हम यही डिस्कस कर रहे हैं। बड़ी रेलेवेंट बात है कि अगर तो सीएसएस करना ही नहीं तो फिर तो मेहनत भी एवं कर रहे हैं हम, डिस्कशन भी एवं, फिर तो फायदा कोई नहीं ना। मैं वही डिस्कस करने लगे हैं, हम अभी डिस्कस करने लगे हैं, वही गौर करना है। क्यों जी? नहीं कोई और, वो आप बताएं जी, क्यों सीएसएस करना चाहिए? सर, जो चीजें हमें चाहिए होती है लाइफ में, जो अचीवमेंट हमें चाहिए होती है, हाँ, वो सारी चीजें हमें एक ही चीज प्रोवाइड करते हैं, वो है सक्सेस। सर अगर हो जाए तब तो गुड लक, सर ना भी हो जाए तब भी दूसरी जो जितनी। आप कहाँ से हैं? सर मैं करक से था। बहुत अच्छे बेटे, शाबाश। अच्छा देखिए, अब हम इसको एक और अंदाज में समझते हैं, इस बात को हम अनफोल्ड करते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि मैं क्या कहता हूं, कोई और क्या कहता है। अब हम न्यूट्रल जज बन जाते हैं। देखिए, हमें अपनी जिंदगी में जब हम कोई करियर सोचते हैं तो क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं, हम 5-7 चीजें लिख लेते हैं कि हमें ये रिक्वायरमेंट है, ये रिक्वायरमेंट है, ये रिक्वायरमेंट है। फिर देखते हैं कि ये अवेलेबल सीएसएस के बाद हैं कि नहीं। सबसे पहले हमारी क्या रिक्वायरमेंट है जब हम प्रोफेशन को चूज कर रहे हैं या पेशा को इख्तियार कर रहे हैं? क्या? सैलरी। हमें तो लिख लेना अपने पास, हमें सबसे पहले फाइनेंशियल रिसोर्सेज चाहिए, हमें पैसे चाहिए, क्योंकि जिंदगी गुजारनी है। हम मैं अगर उर्दू का शायर हूं, एक अंडे बेचने वाले के पास जाके मैं बड़ी अच्छी शायरी करूं तो वो दे देगा 2 अंडे फ्री? नो। शायरी बुरी हो तो शायद मार दे वैसे देना ही सरा, ठीक है। अच्छा ओके, तो पहली चीज हमें क्या चाहिए? वी नीड मनी, एक मॉनेटरी, ये पहली बात। दूसरी बात, क्या हमें फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी चाहिए? ये यकीन दहानी कि ये पैसे हमें मिलते रहेंगे इसी तरीके से, ठीक है, ये भी तो चाहिए ना। वरना तो मैं आज के 5 साल के लिए कुछ प्लान ही नहीं कर सकता अगर मुझे पता ही नहीं है कि 5 साल बाद भी मैंने जॉब पे होना है कि नहीं होना। तो आपको पैसे भी चाहिए, फिर आपको एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी चाहिए दूसरे नंबर पे।
तीसरे नंबर पे हम और क्या चीज डिमांड कर सकते हैं? पावर एंड अथॉरिटी। पावर एंड अथॉरिटी को अगर हम एक मुस्बत अंदाज में लें तो एक मुआशरे के बीच में एक न्यूसेंस वैल्यू, एक एक्सेप्टेबिलिटी, कि अगर किसी को मैं बताऊं कि मैं ये हूं तो वो मुझे एक रिस्पेक्ट की नजर से देखे। हम एक मुआशरे में रहते हैं ना सर, हम अच्छा लिबास भी अपनी तरफ से इसीलिए पहनने की कोशिश करते हैं कि दूसरों को अच्छा लगे। अदरवाइज अगर खाली एक जिस्म ढांपना हो वो तो उसके लिए तो फिर बड़ा और तरीके, वो तो बेसिक नीड है ना। उसके बाद हम एक और चीज पे आ जाते हैं। तो एक ऐसी हमें जॉब चाहिए जिसकी एक न्यूसेंस वैल्यू हो, किसी को बताएं तो लोग इसको अच्छा समझें, मुआशरे में उसकी एक्सेप्टेबिलिटी हो। और क्या चीज हमें चाहिए होती है किसी करियर में? सर्व कर सके, हम कुछ हिस्सा डाल सकें मुआशरे के बीच में, कंट्रीब्यूट कर सकें। मुआशरे के बीच में अगर कुछ बुरा हो रहा है तो उसको रोक सकें, किसी को हेल्प चाहिए तो उसको कुछ हेल्प दे सकें, हमें, हमारे घर वालों को, हमारे अजीजों करबा को। यही चीज है चौथी जो हम देख रहे होते हैं। और क्या चाहिए होता है? पर्सनल ग्रोथ। किसने कहा? बहुत अच्छी बात है। आपको एक अपनी ग्रोथ भी तो चाहिए ना। मतलब आप जिस लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, आपको ऊपर जाना है और ऊपर जाना है और ऊपर जाना है, बिल्कुल ठीक है, ये भी है। और क्या चाहिए? एक सिक्योर लाइफ, ये भी हमारी रिक्वायरमेंट होती है। हम करियर से यही कुछ मांग रहे होते हैं। सोशल एक्सेप्टेबिलिटी, बिल्कुल ठीक है जी, कि आपकी एक एक्सेप्टेबिलिटी हो मुआशरे के बीच में, आपको लोग इज्जत की निगाह से देखें, ये भी हमने कर लिया। अच्छा, फिर उसके बाद में एक लर्निंग का मौका, आपको सीखने का मौका, कि आपको कुछ सीखने को भी मिले। अगर सीखेंगे नहीं तो फिर तो आप रुक जाएंगे ना। ग्रोथ और चीज है। ग्रोथ ये है कि आप एज 17वें ग्रेड से शुरू करते हैं, 18, 19, ये आपकी प्रोग्रेस है, प्रमोशन है, ठीक है। ये भी तो ग्रोथ ही है ना, कि आपका नॉलेज बढ़ रहा है, आपका मुशाहिदा बढ़ रहा है, आपके लिंक्स डेवलप हो रहे हैं, ऐसा है ना। ये 5, 7, 8 यही चीजें हैं जो हम देखते हैं। आपको ऑनेस्टली बता रहा हूं कि ये तमाम की तमाम चीजें सीएसएस के बीच में वाफर मिकदार में अवेलेबल है, बाइज्जत तरीके से अवेलेबल है। आप अपना करियर स्टार्ट करते हैं तो आपको हर ग्रुप में इतना सैलरी आपको दे दी जाती है कि आपकी जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं वो नहायत अच्छे तरीके से पूरी होती रहे। हर ग्रुप के बीच में ये अवेलेबल है। आपको हर ग्रुप में आपके साथ एक सीएसपी ऑफिसर का टैग लगा हुआ होता है। 12 के 12 ग्रुप्स हैं। आप कहीं पे जाएं, आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती आप क्या हैं। एक सीएसपी ऑफिसर होना या पीएमएस ऑफिसर होना ही एक बहुत काफ़ी चीज़ समझी जाती है आपके लिए। आप मुआशरे के बीच में, मतलब किसी भी, आप इवन आप हमारे 12 ग्रुप्स हैं ना, इसके बीच में अगर आप पोस्टल सर्विस में भी हैं तब भी आपके पास एक बहुत अपॉर्चुनिटी है कि आप मुआशरे में लोगों के लिए, निज़ाम के लिए कुछ बेहतर रोल प्ले कर सकते हैं। किसी के लिए कुछ एक अपना जो एक मौसर किरदार है वो आप जो है वो अदा कर सकते हैं। इसी तरीके से आपके पास पढ़ने के, बाहर जाने के, जैसे मैंने बताया था छोटा भाई जो है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था, फिर वो आ गया, अभी एसी इनकम टैक्स है, तो वो पढ़ने के लिए भी मिशिगन जा रहा है स्कॉलरशिप के ऊपर, और सिर्फ इसी बुनियाद पे वो स्कॉलरशिप ले गया क्योंकि वो एक सिविल सर्वेंट था। वैसे अगर बाहर पढ़ने के लिए जाता 2 साल के लिए फुल ब्राइट स्कॉलरशिप के ऊपर भी वो जा रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट, पैसे भी इसको मिलेंगे। वैसे जाता तो कि 15-20 करोड़ रुपए शायद उसका खर्च हो चुका होता सारा कुछ 2 साल के अरसे के बीच में, लेकिन वो सारा कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहा है। उसकी अपनी ग्रोथ भी है, एक्सपोजर भी है। तो बच्चों, नहायत आपको ईमानदारी से ये बता रहा हूँ कि मैं इतना कुछ देखने के बावजूद भी कि इतना कुछ यहाँ पे अवेलेबल है कि आप एक अच्छी ज़िंदगी जो है वो गुजार सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अच्छा, फिर इसमें एक और चीज़ है कि एक सादा सी मिसाल से कि मैं 2 मेरे बेटे हैं, मैं उन दोनों के लिए ये एस्पायर करता हूँ कि अल्लाह करे वो सिविल सर्विसेज को ज्वाइन कर सकें। इतना कुछ देख के इसका मतलब है कि मैं इसको समझता हूँ कि इतनी वेल पेइंग और वेल रिवॉर्डिंग जॉब है, तभी ज़ाहिर है इंसान अपनी औलाद से ज़्यादा किसके लिए कुछ अच्छा सोच सकता है। जी, अच्छा, इसमें बड़ा एक अच्छी रेलेवेंट बात है। इसमें जब आप सीएसएस और पीएमएस की तैयारी करते हैं, मैं इसको सबसे ज़्यादा सेफ प्रेपरेशन समझता हूँ सीएसएस और पीएमएस को। और वो क्यों? वो इसलिए कि सीएसएस की तैयारी की बुनियाद के ऊपर आपके पास 3 चांस सीएसएस के आ जाते हैं, 3 पीएमएस के आ गए, कितने हो गए? आपके पास असिस्टेंट डायरेक्टर, आईएसआई, एफआईए, आईबी, नैब, ये ग्रेड 17 की जितनी पोस्टें हैं ना, उन सारों के लिए कोई स्पेसिफिक तैयारी की ज़रूरत नहीं है।
आप इसी तैयारी की बुनियाद के ऊपर पेपर देते हैं और आपकी सिलेक्शन हो जाती है। फिर उसके बाद में ग्रेड 16 के लिए कोई एक आधा सब्जेक्ट आपको मजीद रखना पड़ता है। तहसीलदार की आएगी तो कोई एक दो रेवेन्यू लॉज आपको पढ़ने पड़ेंगे, आप उसके लिए भी एलिजिबल हैं। तो यूं खाली सीएसएस की तैयारी के जरिए आप कम से कम, मैं समझता हूं, कोई 15-20 पोस्टों के लिए आप तैयारी कर रहे होते हैं एट ए टाइम। सबसे सेफ तैयारी है। एफपीएससी, पीपीएससी मुख्तलिफ तरह के इम्तिहान जो है वो लेता रहता है। ये सारे कंपटीशन के इम्तिहान है, मुकाबले के इम्तिहान जिन्हें हम कहते हैं, कंपेरेटिव एग्जामिनेशंस, ओपन मुकाबले के कि आएँ बैठें पेपर दें। तो ये तैयारी सबसे सेफ है। और एट द एंड आपको मैं एक और चीज़ बताऊं कि खुदा ना करे, वैसे इट रेयरली हैपन्स, कोई बच्चा या बच्ची ईमानदारी से अगर सीएसएस पीएमएस की तैयारी करता है, ईमानदारी से, फर्ज करें कि उसको कुछ भी नहीं मिलता, ना वो सीएसएस कर पाता है ना वो पीएमएस, वैसे तो ऐसा होता नहीं है, लेकिन मैंने मान लिया फर्ज करने के लिए, फर्ज तो कुछ भी किया जा सकता है ना, कि ना सीएसएस हुआ, ना पीएमएस हुआ, ना असिस्टेंट डायरेक्टर हुआ, ना कुछ और हुआ। इवन देन अगर उसने कारोबार भी कोई करना है तो जितना कुछ उसने जिंदगी में वैसे 16 साल पढ़ के सीखा होगा, वो सारी पढ़ाई एक तरफ, वो सारा नॉलेज एक तरफ, और जो सीएसएस के 1 साल में उसकी पर्सनैलिटी में ग्रूमिंग हुई होगी, ये पर्सनैलिटी को ग्रूम करता है सीएसएस। इसकी जो तैयारी है, इसकी जो गुफ्त शनीद है, वो सारी की सारी एक तरफ। मेरे वो बच्चे और बच्चियां जो सीएसएस की तैयारी करने के बाद प्राइवेट सेक्टर के बीच में जॉब कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूं कि वहां पे वो मेन तरीन रोल प्ले कर रहे हैं। और जितनी उनकी इज्जत है, जितना वो पूरा प्राइवेट सेक्टर उन पे डिपेंडेंट है, बाकियों का ऐसा है ही नहीं। क्योंकि इस प्रेपरेशन के दौरान ऐसा आपका विजन क्लियर होता है, ऐसी आपके कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप हो जाते हैं, इसकी कोई हद नहीं। अच्छा, खाली अगर मैं इंग्लिश की बात करूं ना, इंग्लिश की, तो मैं एक चीज नहायत वसूख में बैठ जाऊं, अच्छा, एक चीज मैं नहायत आपको वसूख से बता देता हूं, और वो ये कि यार जैसा हमारा एनवायरनमेंट है ना पाकिस्तान का, आप छोड़ दें कि आपने सीएसएस करना है या पीएमएस करना है, भूल जाएं। आप इंग्लिश को एज ए लैंग्वेज सीखें, एक जुबान के तौर पर जुबान, और कहें कि मैंने इसमें कमांड गेन करनी है। और यकीन करें, आप किसी चौक पर बैठ जाएं, अल्लाह पाक आपको वहां पे अल्लाह पाक जो वो रिस्क देने लग पड़ेगा। इतनी कमी है इंग्लिश के अच्छे टीचर्स की, इतनी कमी है इंग्लिश के अच्छे टीचर्स की, नहीं मिलते। और ये बहुत ज़्यादा वेल पेइंग जॉब है, बहुत ज़्यादा अच्छा रिवॉर्ड करने वाली जॉब है, ठीक है, इंग्लिश की। क्योंकि इंग्लिश मीडियम स्कूल जो हैं, इंग्लिश मीडियम कॉलेजेस जो हैं, उनके लिए बच्चों को प्रॉब्लम्स आती हैं और पढ़ाने वाला मिल नहीं रहा होता। तो जस्ट आप सिर्फ इसी तरह सोचें कि जी मैंने इंग्लिश पढ़ा के पैसे कमाने हैं, तो आपको, अल्लाह से मैं डर के कह रहा हूं कि इंशाल्लाह हुनर अगर आपके पास है तो आपको कोई मोहताजी नहीं होगी। अच्छा, फिर एक और चीज़ इसी में, ये स्टैटिक नॉलेज है। इस बात का क्या मतलब? इस बात का मतलब ये है कि आपने अगर एक दफ़ा 2 साल 3 साल लगा के तैयार कर लिया तो ये हो गया है, हो गया। ये मतलब आपने अपने आप को इक्विप कर लिया तो ये हो गया है। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं ना जिसमें डेली चेंजेस आ रही हैं, जैसे करंट अफेयर्स है, वो डेली चेंज हो रहा है। पाकिस्तान रशिया के जो ताल्लुकात 2 साल पहले थे आज वो नहीं है, 2 साल बाद वो नहीं होंगे। आपने अपने आप को अपडेटेड रखना है। इंग्लिश स्टैटिक है। आपने जो रूल सीख लिए, ऐसे लिखने का जो आर्ट आपने सीख लिया, आपने प्रेसी बनानी अगर सीख ली, तो यार वो सीख ली फिर आपने, ठीक है, वो फिर आपकी बहुत काफ़ी है, वो आपको हमेशा रिवॉर्ड करेगी और पे बैक करेगी। जी, कोई और सवाल? ब्यूरोक्रेसी भी मैंने देखा है, हाँ, तो वो भी जो गलत है वो गलत है। देखें, ये आप दरअसल मेरी बात को इंडोर्स कर रहे हैं, बड़ी दुरुस्त बात है आपकी। हमारे यहाँ, मैं आपकी बात से ही कंटिन्यू करता हूँ आगे, ये इसी चीज़ की तरफ इशारा कर रहे हैं। देखिए, ब्यूरोक्रेसी के अंदर आके भी जो इंग्लिश है, जुबान है ना, पहले तो एक चीज़ पे वो नीड टू बी कन्विंस्ड ऑफ द फैक्ट कि जुबान है, इसके ऊपर कभी भी कोई बंदा क्लेम नहीं कर सकता कि मेरी एसेंडेंसी आ गई है, मेरा पूरे का पूरा मैं बादशाह बन गया हूं। इट इज नेवर गोइंग टू हैपन। ये पहली बात। दूसरी बात ये कि हमारे यहाँ टॉप लेवल के अंदर पहुंच के भी लोगों के जो है वो प्रॉब्लम्स रहते हैं। अच्छा, मैं जहां जहां रहा हूं, गवर्नमेंट के जिन जिन इदारों में रहा हूं, यकीन करें मुझे हर जगह मैं तरसता रहा हूं कि कोई बच्चा या बच्ची आके क्लेम कर दे कि मैं अच्छी इंग्लिश लिखता हूं, क्योंकि इंग्लिश लिखने वाले नहीं वहाँ पे मिले। हमारी सारी खतो किताबत अंग्रेजी में है, जितनी भी कम्युनिकेशन है वो सारी की सारी अंग्रेजी में है, ठीक है।
वो मिलते ही नहीं है। सरकार तरस रही है, गवर्नमेंट जॉब देने के लिए तरस रही है कि कोई मिल जाए अच्छा कम्युनिकेशन का एक्सपर्ट, हर प्रोजेक्ट में चाहिए। तो सिर्फ अगर आप इस लैंग्वेज को सीख जाएं द वे इट डिजर्व्स टू बी लर्नड, तो फिर इंशाल्लाह ताला आपके जो माली मसाइल हैं वो हल हो जाते हैं। जी कोई और सवाल? सर प्री ग्रेजुएशन फेज में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कोई क्या लिखा है कि अगर हम सवाल ये है कि अगर किसी ने अपनी ग्रेजुएशन अभी तक मुकम्मल नहीं की तो उसको क्या करना चाहिए? कोई अगर ग्रेजुएशन कर रहा है तो देखें जी 5 सब्जेक्ट्स मैंने पहले बता दिए निष्पा, आप उन पे काम स्टार्ट कर दें। इंग्लिश के ऊपर स्टार्ट कर दें, उसके ऊपर वर्किंग करें अभी से। अगर आपने ग्रामर सीखनी है तो उसके लिए रेन एंड मार्टन की हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एक अच्छी किताब है। फिर लिख लें अगर लिखना चाहते हैं तो रेन एंड मार्टन हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर, रेन एंड मार्टन। हो सकता है, मैं जिसको नहीं पढ़ा हुआ मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकता, सारी किताबें ही अच्छी होंगी। रेन एंड मार्टन ये नाम है राइटर्स के, गालिबन ऑक्सफोर्ड वालों ने ये छापी हुई है। फिर उसके बाद में प्रोफेसर आफ्ताब है एक, इनकी बड़ी अच्छी किताब है टू द पॉइंट इंग्लिश ग्रामर, ग्रेजुएशन के लिए, प्रोफेसर आफ्ताब साहब, उसको आप किताब को यूज करें। फिर सादत अली शाह साहब हैं, इनकी एक्सप्लोरिंग द वर्ड ऑफ इंग्लिश है, एक्सप्लोरिंग द वर्ड ऑफ इंग्लिश, ठीक है जी। ये अच्छा जरिया है आपकी इंग्लिश को इंप्रूव करने के लिए। अच्छा फिर एक और आप काम करें, आप अखबार पढ़ना शुरू कर दें, इंग्लिश न्यूज़पेपर डॉन पढ़ें। डॉन के अंदर आपने क्या पढ़ना है, इसका फ्रंट पेज पढ़ना है, उसके बाद में उसका आखिरी पेज पढ़ना है, जिसको 12 नंबर सफ़ा कहते हैं, 12 नंबर पेज नंबरिंग हुई है। फिर सफ़ा नंबर 10 और 11 पढ़ें, फिर सफ़ा नंबर 6 पढ़ें। सफ़ा नंबर 6 इसके एडिटोरियल्स हैं, तो 3 एडिटोरियल्स पढ़ लें इसके, 1 2 3 करके इनको पढ़ें। और उसमें पढ़ना आपने क्या है, एक तो अपने आप को आपने एक्वेंटेड रखना है जो कुछ दुनिया में हो रहा है, ठीक है, जो कुछ है, हालात क्या हैं, कहाँ कहाँ क्या हो रहा है। दूसरे नंबर पे जब भी कोई नया लफ्ज़ सीखें उसको अपनी डायरी में नोट करें, उसके साथ प्रेपोजिशन क्या यूज़ हुई हुई है, वो लफ्ज़ कैसे है, उसका इस्तेमाल क्या है। जिस तरह कंट्रीब्यूट है तो कंट्रीब्यूट इन नहीं होगा, कंट्रीब्यूट टू होगा, यू कंट्रीब्यूट टू समथिंग। तो अगर वो लिखा हुआ है अखबार में, लिखा होता है, सारों ने सही लिखा होता है, कुछ गलतियां भी होती है लेकिन मेजॉरिटी सही लिखा होता है, तो नोट कर लें कि यू नीड टू कंट्रीब्यूट टू द सक्सेस ऑफ पाकिस्तान, टू द डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान आएगा। इस तरीके से नोट करते जाएं। पाकिस्तान अफेयर्स और करंट अफेयर्स में अगर आपने इस्लामियत अगर आपने करनी है तो करने का आसान तरीका यह है कि CSS का सिलेबस पहले पकड़ें कि सिलेबस क्या है, और उस सिलेबस को आप गूगल पे जाके सर्च करें। आपने मसलन एक सिलेबस के अंदर एक सवाल ये है कि तौहीद जो है, अकीदा तौहीद क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है ह्यूमन लाइफ में, इसको ऐसे ही लिख दें, गूगल इसका जवाब आपको पूरा निकाल के दे देगा। अकीदा तौहीद ये है, उससे रेलेवेंट आयात ये हैं, अहादीस ये हैं, सिर्फ सिलेबस आपने देखना है, गूगल पे सर्च करनी है, आपको जवाब मिल जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से आपने पाकिस्तान अफेयर्स में करना है, उसका सिलेबस देखना है, जवाब आपको मिल जाएंगे। पास पेपर्स एक बड़ा अच्छा जरिया होते हैं चीज़ों को करने का, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। जी बेटे, सर ये जो आप कह रहे हैं कि BS दरमियानी तैयारी कर रहे हैं, क्या ये 4 साल 5 साल बाद ये रेलेवेंट होगा? हाँ हाँ, ये तो जो कुछ आपकी तैयारी में आपको बता रहा हूँ, जब से पाकिस्तान बना तब से रेलेवेंट है। ये वो चीजें हैं जो नहीं बदलती। इनका हमारा प्रैक्टिकल लाइफ से क्या रोल होगा? इनका जो हम लिखेंगे पढ़ेंगे प्रैक्टिकल तो कुछ और है, CSS ऑफिसर की जो ड्यूटी है वो तो अलग चीज है। अच्छा, एक बड़ा अच्छा सवाल आया, मैं आपके सवाल को रिफ्रेज करता हूँ, जवाब आपने देना है क्योंकि आप दोनों आपस में बहुत बातें कर रही हैं, जवाब आपने देना है। सवाल इनका ये है कि ये जो हम CSS की तैयारी करते हैं, हमें 12 सब्जेक्ट पढ़ने को कहा जाता है कि 12 सब्जेक्ट पढ़ें, इंग्लिश इज़ वन ऑफ देम, 200 नंबर की, बाकी इस्लामियात है, पाकिस्तान अफेयर है, ऑडिट एंड अकाउंट है, जर्नलिज्म है, फलां फलां फलां। तो इसका हमारी प्रैक्टिकल लाइफ से क्या ताल्लुक है? जब आप CSP बन जाते हैं तो उसमें तो कहीं इनका यूज़ नहीं होता। इन्होंने दरअसल दूसरे अंदाज में मुझसे पूछा है कि सर आपने उर्दू भी पढ़ी थी 200 नंबर की, जर्नलिज्म भी पढ़ा था, मुस्लिम लॉ भी पढ़ा था, तो अफसर बन के कभी इनको यूज़ भी किया कि नहीं किया? तो सवाल तो ये है बड़ा रेलेवेंट, प्रैक्टिकल लाइफ से क्या ताल्लुक है? क्यों ये
कहा जाता है कि जी आपने ये सब्जेक्ट पढ़ने हैं, क्यों ये पूछा जाता है, ये ऐसी हरकत क्यों की जाती है? कोई जवाब देना चाहे? मैं चाहूंगा कि आप में से कोई तुक्का लगाए या जवाब दे, खवातीन में से पहले लाउडली। सीएसएस के स्टैंडर्ड्स को मैच करने के लिए नहीं, सवाल ये कि स्टैंडर्ड क्यों है? उन्होंने तो बुनियाद पे ही अटैक कर दिया जी। उन्होंने कहा कि सीएसएस का स्टैंडर्ड ये 12 सब्जेक्ट क्यों है? आखिर क्यों? आखिर कब तक? हर तरह के फील्ड के बंदे से। चलें, एक पॉइंट ऑफ व्यू ये हो सकता है, वैसे प्रैक्टिकली जो आप जिनसे आपको बात करनी पड़ती है वो इसके अलावा है बहुत कुछ। सर इसमें ये होता है कि मसलन वो सिलेक्ट ही उसको करते हैं जो थोड़ा सा वर्सटाइल टाइप का सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करता हो, मतलब इस्लामियात का भी उसको पता हो, हिस्ट्री का भी पता हो, इन सारी चीज़ों को पता हो। वो कहते हैं कि जी, इनका कहना है कि जी बंदे को सारी चीज़ों का पता होना चाहिए, लेकिन सवाल ये है क्यों पता होना चाहिए? एज पीएस अफसर मेरा काम तो था, एज एसी जब मैंने काम स्टार्ट किया, अपना करियर आपको बताता हूँ, एज एसी मैंने काम किया तो मेरा काम क्या था? कंट्रोल करना अपनी तहसील को, अपनी सब डिवीज़न को। चीज़ें महंगी नहीं बिकनी चाहिए, ज़मीनों के इंतकालात जो हैं वो कैसे होंगे उनको मैंने रोकना है, उनको मॉनिटर करना है कि कहीं को बेईमानी तो नहीं हो रही। एजुकेशन का निज़ाम जो है वो कैसे चल रहा है, हाज़िरियाँ चेक करनी है वगैरह वगैरह। एज डीसी यही काम किया। मैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट में गया तो वहाँ काम ये था कि किस तरीके से हम इदारे को बेहतर करें कि हम सैलाब में, तूफ़ानों में हेल्प कर सकें। ये मैंने सीएसएस में नहीं पढ़ा हुआ था। मैं टूरिज़्म में आया तो जो काम किया वो भी सीएसएस में नहीं पढ़ा हुआ था, मैंने तैयारी के दौरान नहीं पढ़ा था। फिर मैं कहाँ गया, वर्ल्ड बैंक के एक प्रोजेक्ट को हेड किया, वो पानी से और सीवरेज से मुतल्लिका था। जो काम मैंने वहाँ किया मेरे ऑप्शनल सब्जेक्ट में वो भी शामिल नहीं था। एडिशनल सेक्रेटरी हेल्थ गया, वहाँ पे मैंने जो काम किया पीछे मैंने वो भी नहीं था पढ़ा हुआ। आजकल मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के मसाइल को हल करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो जो कुछ कर रहा हूँ मेरे सब्जेक्ट्स में वो भी नहीं था। तो सवाल तो फिर वहीं का वहीं आ गया ना कि अगर काम मेरा कुछ और है तो फिर ये दास्तान क्या है, चक्कर क्या है? सिलेक्शन करनी होती है ना, मसलन 200 सीट है तो 10,000 बंदा है, तो उसमें उसी को सिलेक्ट करेंगे ना, इसी क्राइटेरिया के बेस पे। वो कहते हैं कि सिलेक्शन का तरीका। ठीक है जी, आपका जवाब ले लिया जी। तो वो आपके अंदर कैपेबिलिटी यस। असल कहानी यही है भाइयों, असल कहानी यही है। और वो कहानी क्या है? जब आपको 12 सब्जेक्ट वो दे देते हैं, कहते हैं पढ़ें, अच्छी तरह पढ़ें, एनालिसिस करें। अच्छा, फिर आपसे पेपर इस तरह लेते हैं कि एक सुबह के टाइम है, एक शाम के टाइम है, ताकि सांस लेने का भी मौका ना मिले। इस सारी हरकत के अंदर जो चीज़ असेस हो रही होती है ना, वो आपके सब्जेक्ट नहीं हो रहे होते, वो आपकी लर्निंग कैपेबिलिटीज हो, कुछ और चेक हो रहा होता है। वो ये चेक हो रहा होता है कि आप कितना अच्छे तरीके से चीज़ों को सीख सकते हैं। फिर जिन चीज़ों को सीख सकते हैं कितना वाज़े और अच्छे अंदाज में उनको एनालिसिस कर सकते हैं और कितने अच्छे तरीके से उसको आगे प्रेजेंट कर सकते हैं और पेश कर सकते हैं। आप अपने केस को कितने अच्छे तरीके से फाइट कर सकते हैं, आप प्रेशर के बगैर कितना अच्छा काम कर सकते हैं, आप अननर्विंग किस्म के जो सर्कमस्टेंसेज हैं उसमें कितने साबित कदम रह सकते हैं। ये वो सारी क्वालिटीज हैं जो रेलेवेंट हैं, जो चाहिए कि प्रेशर में आप काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। समझ रहे हैं ना? ये क्वालिटीज चेक करने का और कोई तरीका नहीं है। तो तरीका उन्होंने फिर ये रखा हुआ है कि सब्जेक्ट चुने, अपनी मर्जी के चुने, इनमें टेस्ट करेंगे, आपके हालात के मुताबिक चेक करेंगे, एक दिन में 2-2 पेपर लेंगे, उससे नतीजा हम ये निकालेंगे। इंटरव्यू में भी आपको वही चेक करेंगे और नतीजा ये निकालेंगे कि क्या आप वो क्वालिटीज रखते हैं कि नहीं जो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में काम आनी है कि नहीं। ये ऐसे ही है जी। कोई और सवाल? नहीं, पहले किसी और से पूछ लें ताकि किसी को ये ना लगे कि हम मिले हुए। हाँ जी सर, अगर आप कह रहे हैं कि हमें सब्जेक्ट फौरन चूज कर लेने चाहिए, अब मैंने 6 सब्जेक्ट चूज कर लिए हैं, तो इससे अगला स्टेप मेरा सबसे पहले क्या होना चाहिए कि मैं उस पर सर्च करना शुरू करूँ या मैं किसी रेलिवेंट एकेडमी, जैसे बहुत सारी एकेडमीज है सीएसएस की तैयारी करा रही हैं। अब ऑनलाइन सेशन में बंदा कंफ्यूज हो जाता है, हर टीचर के लेक्चर लूंगी मैं तो मुझे कंफ्यूजन होती जाएगी, मगर एक अगर एकेडमी के साथ चलें तो वो बेसिक से ही उठाएंगे आपको और वो ये बताएंगे कि ऐसे 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 पेपर देना है। तो सबसे पहले हमें ऑनलाइन की तरफ आना चाहिए कि आप एकेडमी ही ज्वाइन करें। अच्छा, पहले तो मैं थोड़ा अमेंडमेंट कर दूं। मैंने ये जरूर कहा कि आप चल पड़ें, लेकिन ये नहीं कहा कि 6 के 6 सब्जेक्ट आज चुन लें ना। मैं इस पर यकीन, मैं अमेंड कर रहा हूं, किसी बच्चे को कंफ्यूजन ना रहे। दोबारा एक्सप्लेन करता हूं, अगर मैं प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तासुर ये बना है तो उसको मैं रेक्टिफाई करना चाह रहा हूं।
कभी भी 6 सब्जेक्ट स्टार्ट में ही रखने की कोशिश ना करें। मैंने ये बताया था कि बच्चे उसी चक्कर में पड़े रहते हैं। भाई एट ए टाइम तो आपने 6 तैयार नहीं करने ना, जो अवेलेबल है उनकी, अगर आप खुद से तैयारी कर रहे हैं तो 1, 2, 3 जिन पे आप श्योर हैं उनकी तैयारी शुरू कर दें, अगर आप खुद से कर रहे हैं तो। अच्छा, मैं उसकी बात भी करता हूं फिर। तो पहले तो मैंने आपको ये बता दिया कि जो 1-2 रख लिए उनकी तैयारी शुरू करें और काम शुरू करें। दूसरा इन्होंने कहा कि हमारे पास ऐसी अकेडमीज भी हैं जहां पे अपॉर्चुनिटी है कि आप इन पर्सन जाएं, बैठें सामने और क्लासेस लें। यस, ऐसी भी हैं कि ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, जैसे मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं। कौन सी बेहतर है, डिपेंड करता है कि आपकी लर्निंग कैपेबिलिटीज क्या हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो ऑनलाइन सीख जाते हैं, समझ आ जाती है उनको, आवाज सुनते हैं पता चल जाता है। ऐसे बच्चों के लिए ऑनलाइन अच्छी है। क्यों अच्छी है? क्योंकि आने जाने पे कॉस्ट लगती है, टाइम की सूरत में भी और पैसों की सूरत में भी। कपड़े भी पहनने पड़ते हैं, बदलने पड़ते हैं, नए कपड़े भी लेने पड़ते हैं, ठीक है, तो पैसे खर्च होते हैं इन तमाम चीज़ों पे। फिर टाइम है, आप जा रहे हैं आ रहे हैं, तो ऑनलाइन आप कहीं भी, फिर क्लासें मिस भी हो जाती हैं, कभी बारिश है, तूफान है, सैलाब है। ऑनलाइन का फ़ायदा ये है कि आप जहाँ हैं जैसे हैं कि बुनियाद के ऊपर आपकी क्लासेस चलती हैं। तो ऐसी सूरत में तो ऑनलाइन बेहतर है। अगर आपके साथ प्रॉब्लम है, जैसे कुछ बच्चों को होता है कि उन्हें आवाज़ के थ्रू समझ नहीं आती, वो किसी अंधेरे में चले जाते हैं, खाली आवाज़ आ रही हो तो ब्लैंक हो जाता है, माइंड ब्लैंक हो जाता है, तो फिर ऐसे बच्चों के लिए बेहतर है कि वो खुद इन पर्सन जाके क्लासेस लें। ये बेसिकली आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे अच्छा सीख सकती हैं, तो ये फैसला आपने करना है। जी, कोई और सवाल? जी सर, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो कहते हैं कि आपकी किताब दे दी गई यानी केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री की किताब में से ही पेपर आएगा। क्या सीएसएस भी यही? नहीं नहीं नहीं, इसमें किताब नहीं है। सीएसएस के लिए मैं बताता हूँ, इनका जो सिलेबस है वो टॉपिक्स में तकसीम होता है, मुनकसम होता है, टॉपिक्स हैं मुख्तलिफ तरह के। अगर आप इस्लामियात की बात करें तो उन्होंने 25-30 आपको टॉपिक्स दे दिए हैं कि इस टॉपिक इस टॉपिक इस टॉपिक इस टॉपिक पर हम आपको सवाल कर लेंगे। पहली चीज आपके पास ये है। दूसरी चीज आपके पास है पास्ट पेपर्स। पास्ट पेपर्स 5 साल के, 10 साल के। अच्छा, मैं क्या करता था ये देखने के लिए कि मुझे क्या सवाल तैयार करना है, आप एक डायग्राम बना सकते हैं, चार्ट एक बना सकते हैं। और वो चार्ट आप कैसे बना सकते हैं, यहां पे लिखें टॉपिक, यहां पे लिखें 2023 2022। ये जो बच्चे बात कर रहे हैं काइंडली अगर ये थोड़ा सा परहेज कर लेना, ये वैसे एथिकली भी अच्छा नहीं है। किसी ने कुछ डिस्कशन करना तो बेशक मुझे रोक लें, मैं इंतजार कर लूंगा, कोई जल्दी नहीं मुझे, आप लोगों के लिए यहां पे आया हूं। इसका बेस्ट वे क्या है, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपने कौन कौन से क्वेश्चन तैयार करने हैं। तो टॉपिक सबसे पहले आपको मिल जाता है आपके सिलेबस से। जैसे सिलेबस अगर आप खोलें इस्लामियात का, उसमें फर्ज करें कि एक टॉपिक है वुमेन्स राइट का, खवातीन के क्या क्या राइट्स हैं, एक टॉपिक है। अब आपने क्या करना है, अब अपने पास पेपर खोलना है और देखना है कि इस टॉपिक पर 23 में क्या सवाल आया है, 22 में क्या है, 21 में, 20 में, 19 में कैसे कैसे पूछा गया है। जब आप एक टॉपिक का एनालिसिस पिछले सालों के लिहाज से बेटे कर लेते हैं ना इस चार्ट के जरिए, तो 2 चीजें पता चलती हैं। पहले तो आपको पता चलती है कि प्रोबेबिलिटी क्या है, ये कितनी की दफा ये वाला टॉपिक जो है ये रिपीट होता है। अगर 10 साल में ये 6 दफा आया है तो उसका मतलब है कि ये एक हॉट टॉपिक है, एग्जामिनर इसको एक अहम टॉपिक समझता है, इसको अच्छे तरीके से करने की जरूरत है। और दूसरे नंबर पर जब आप मुख्तलिफ सवाल इधर लिख लेते हैं कि एक साल में ये पूछा था कि औरत का स्टेटस क्या है, एक साल में राइट्स पूछे, अगले साल फिर ये पूछा, फिर ये पूछा, तो आपको तमाम डायमेंशंस का आइडिया हो जाता है इस एनालिसिस के बाद कि आपने किस टॉपिक को किस किस जिहत के अंदर जो है वो तैयार करना है। यही तरीका है जो आपने अप्लाई करना है तमाम के तमाम सब्जेक्ट्स के ऊपर। इसी तरीके से आपको पता चल जाता है। पूरी की पूरी नॉवेल स्टाइल में कभी भी बुक नहीं पढ़ते कि एक बुक है A to Z आपने पढ़नी शुरू की, नहीं। सीएसएस प्रेपरेशन के ना 3 पार्ट हैं। सीएसएस प्रेपरेशन के कितने हिस्से हैं? 3। पहला हिस्सा इसके बीच में यह है कि आप डिसाइड करते हैं कि आपने क्या करना है, कितना करना है, कहां से करना है।
ये आपका पहला स्टेप है। आपने क्या करना है, कौन कौन से टॉपिक्स करने हैं, अच्छा फिर जो करने हैं कि कितनी कितनी डिटेल में करने हैं। सारे टॉपिक एक जितनी डिटेल में नहीं किए जाते, कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो आपको बहुत डिटेल में जाना पड़ना है क्योंकि वो बार बार आ रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जो 10 साल में एक दफा आए हुए हैं, उनको सिर्फ आप टच करेंगे। तो आपने डिसाइड पहले पार्ट में ये करना है, क्या करना है, कितनी डिटेल में करना है और कहां से करना है, मुझे मटेरियल कहां से मिलेगा, ये पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट है कि जो कुछ आपने डिसाइड कर लिया उसकी बुनियाद पर आप मटेरियल एकमुलेशन करते हैं, इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं मुख्तलिफ सोर्सेज से। ठीक है, इंटरनेट बेस्ट सोर्स है, किताबें भी हैं उसके लिए, नोट्स हैं उसके लिए, हैंड बुक्स हैं, जहां से मिलता है। आपने वो नॉलेज को इकट्ठा कर लिया। दूसरा आपका पार्ट ये है। तीसरा पार्ट ये है कि आपने अपने आप को इस काबिल बनाना है कि उस नॉलेज को यूज करके जो सवाल पूछा जाए उसका जवाब दे सकेंगे। ये तीसरा आर्ट है और सबसे अहम यही है। मैदान जंग में कौन सी फौज जीतती है? वो जिसके पास हथियार ज्यादा हों या जिसको अपने अवेलेबल हथियारों को ज्यादा अच्छे तरीके से यूज करना आता हो। अगर आपको यूज ही नहीं करना आता फिर क्या करेंगे भाई? वो टैंक है, वो चल ही नहीं रहे होंगे। तो बच्चे यहां पे बहुत बड़ी गलती करते हैं और वो गलती क्या होती है कि वो जखीरा करी जाते हैं, नॉलेज का करी जाते हैं। मसलन देखें, अगर आप तैयारी कर रहे हैं इस्लामियात के एक टॉपिक की किसी खास डायमेंशन में, तो आपके पास पेपर में 33 मिनट है, 33 मिनट्स, इससे ज़्यादा टाइम नहीं है। तो मैं 150 आयतें एक टॉपिक के ऊपर लिख लूँ तो इससे बड़ी बेवकूफ़ी क्या है? वेस्टेज ऑफ टाइम मैंने किया। मैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 कोट कर सकता हूँ या 5 कोट कर सकता हूँ, वो भी बहुत ज़्यादा है। आप मेरी बात को समझ रहे हैं ना? तो तीसरी चीज़ जो है वो ये है कि अवेलेबल नॉलेज की बुनियाद के ऊपर सवाल को कैसे एड्रेस करना है, सवाल की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, उसका आपने आंसर कैसे देना है। तो इन 3 एंगल्स को मद्देनजर रख के आप अपने आप को तैयार कर रहे होते हैं और आगे चल रहे होते हैं। कोई और सवाल? डेली कितना टाइम देना चाहिए पढ़ने? डेली कितना टाइम देना चाहिए? ओके, देखिए, अगर आपने 1 साल के लिए तैयारी करनी है, मतलब आपके पास 1 साल है, तो फिर उसके लिए आपको जो स्टार्ट लेना चाहिए वो मिनिमम 6 घंटे से आपने स्टार्ट करना है। ये मैं उन बच्चों को कह रहा हूं जो और कोई काम नहीं कर रहे। सवाल ये था कि कितने हमने घंटे पढ़ना है, ठीक है? तो अगर आपने 1 साल में पढ़ना है ना, तो आप 6 घंटे से स्टार्ट लें मिनिमम। ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा, शुरू में नहीं बढ़ सकता। ये पेपरों में जाते जाते 12-13 घंटे हो जाता है और उसको हो जाना चाहिए अगर आप 1 साल में कर रहे हैं। जो बच्चे जॉब कर रहे हैं उनका 1 साल में इतना करना मुश्किल हो जाता है, तो फिर वो 2 साल में चले जाते हैं। वो अभी से तैयारी शुरू करते हैं, 24 की तैयारी उनकी नहीं होती है, फिर वो 25 के अंदर जो है वो अटेम्प्ट ले रहे होते हैं। उनके लिए फिर 3 घंटे 4 घंटे बहुत काफ़ी होते हैं कि वो एक दिन में 4 घंटे ईमानदारी से देते जाएं। जी, कोई और आखिरी सवाल? जी बेटे। सर मैं खुद ये टेक्निक यूज करता हूं कि मैं ज्यादातर फोन जो होता है वो सब मैं ऑनलाइन यूट्यूब वगैरह से करवा देता हूं। क्या करते हैं मरीम? हमारा इसके बाद कोई और लेक्चर है यहाँ पे? नहीं सर, ये फ्री है, लेकिन मैनेजमेंट के 5 बजे से मैं 4 बजे तक। 4 बजे तक करना है। और तो वैसे यहाँ पे कोई एक्टिविटी नहीं है ना? अच्छा, बस ठीक है जी, सवाल करें। हम सारे सवालों को एड्रेस करके फिर जाते हैं, सवाल बीच में नहीं छोड़ेंगे। जी सर मैं खुद ये टेक्निक यूज करता हूं कि मैं ज्यादातर जो कोर्स की सिलेबस के मुताबिक जो कोर्स दिया होता है वो सब मैं यूट्यूब से करता हूं। जैसे यूएसएससी हो गई सर, तो ज्यादातर मैंने यूट्यूब से किया है ना सर। तो किताब को तो सर मैंने टच नहीं किया। बहुत अच्छा किया, ठीक है। सर इसमें कोई मसला तो नहीं? कोई मसला नहीं है बेटे। देखें, बुनियादी रिक्वायरमेंट क्या है? आपको नॉलेज चाहिए। बुनियादी रिक्वायरमेंट है कि आपको उस टॉपिक के ऊपर नॉलेज चाहिए। और आपके पास ज़्यादा मुफीद चीज़ ये है कि जो यूट्यूब है उस पर जो लोग रिसर्च करके अच्छी वीडियोस बनाते हैं, अच्छे लेक्चर्स बनाते हैं, उन्होंने अल्टीमेटली उन्हीं किताबों को यूज़ किया हुआ होता है। तो आपको जब एक अच्छी रेडीमेड अच्छी चीज़ मिल रही है, सिर्फ एक चीज़ है कि सोर्स रिलायबल हो। अगर रिलायबल है तो इट्स गुड, बहुत अच्छा है। कोई और सवाल किसी का? एक जो उसको एलोकेट करवाएं बेटे, सीएसएस के लिए 2-3 चीज़ें जो मेरे ख्याल में रिक्वायर्ड हैं। सबसे पहले तो ये कि आप डिटरमिन्ड हों, पैशनेट हों कि जी मैंने ये काम करना है,
थक के हिम्मत हार के मैदान को छोड़ने वाले ना हों। ये पहली रिक्वायरमेंट है जो होनी चाहिए। दूसरे नंबर पर लर्निंग मोड उसका ऑन हो, यानी कि अच्छे तरीके से सीखने की कैपेबिलिटीज उसकी हों, लर्निंग कैपेबिलिटीज उसकी अच्छी होनी चाहिए। वो सीख सकता हो किताबों से, अपने इर्द गिर्द से, या वो जो वो बोल रहा है, जब वो जो सुन रहा है उसके जरिए उसके अंदर ये कैपेबिलिटी हो। तीसरे नंबर के ऊपर वो हार्ड वर्कर तो हो ही, वो स्मार्ट वर्कर भी हो। स्मार्ट वर्कर भी हो। देखिए स्मार्ट वर्कर क्या है, हार्ड वर्कर क्या है, स्मार्ट वर्कर क्या है। मैंने यहां से इस्लामाबाद जाना है, ठीक है, एक हार्ड वर्कर को मैं टास्क दूंगा तो वो दौड़ लगा देगा, बहुत मेहनत कर रहा है, दौड़ लगा रहा है। स्मार्ट वर्कर वो जो किसी मोटरसाइकिल पे बैठ के उसके ऊपर जा रहा है। यानी जिस चीज में आपको एड मिल सकता, आपका गोल एनर्जी जाया करना नहीं है, आपका गोल मकसद को हासिल करना है, और वो जितना अपने आप को जितना जल्दी अच्छे तरीके से आप यूज कर सकते हैं अपने रिसोर्सेज को, वो हासिल करने के लिए, दिस इज स्मार्ट वर्क, तो वो कर सकता है। और चौथे नंबर पे उसके अंदर कैपेबिलिटी हो एनालिसिस करने की, तज्जिया करने की। मसलन एक सादा सी मिसाल बता दूं कि अगर मैं आपको कहूं कि एक रुमाल है आपके पास, एक सिंपल, उस रुमाल को आप कितने तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं, तो जितने सारे बच्चे हैं ना, आप सबके जवाब मुख्तलिफ होंगे। कोई 5 तरीके लिखेगा, कोई 6 लिखेगा, कोई 10 लिखेगा, कोई 12 लिखेगा, कोई ऐसे आइडियाज भी देगा कि रुमाल के अंदर पैसे बांध के उसको सेफ रखा जा सकता है। वो ये भी कहेगा कि रुमाल को आप अपने घड़ी की तरह यहाँ पे बांध के आप एक स्टाइल बना सकते हैं। वो ये भी कहेगा कि रुमाल को आप चावल लेने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वर्सटिलिटी है ना, वो खाली पसीने तक नहीं रहेगा, उसका एक फर्टाइल माइंड है। जो जो चीज़ें उसके जहन में आ रही हैं वो सोच रहा है। कोई खतरा वेव करना है किसी को, तो रुमाल को आप यूज़ कर सकते हैं। दुश्मन आ गया है तो रुमाल के बीच में पत्थर बांध के आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, यूं करके, ठीक है, एक आपकी स्टिक बन जाएगी। तो जो बंदा एक ज़्यादा, एक यूं समझ लें कि जिसका माइंड ज़्यादा फर्टाइल है, क्रिएटिव है, वो मेरा ख्याल है कि ज़्यादा इजीली जो है वो कर सकता है। कोई और सवाल किसी बच्चे का, फिर मैं इजाज़त लूँगा जी। क्वेश्चन ये है मेरा कि जिस तरह आपने कहा कि आप वेल एजुकेटेड है माशाल्लाह, आपका उसमें कैसे सीएसएस करने के बाद आपकी जॉब में क्या फ़र्क पड़ा और उससे पहले आपकी जॉब में क्या फ़र्क था? और इसका मतलब कि अगर कोई शख्स सीएसएस कर लेता है और उसके बाद उसका माइंड ये होता है कि वो बाहर के किसी मुल्क में सेटल होना चाहता है, तो वहाँ पे उसकी सीएसएस क्या हेल्प करेगा और इस तरह अपने जॉब में क्या फ़र्क नजर आया था सीएसएस करने के? देखिए बात ये है कि सीएसएस बाहर के मुल्क में सेटल होने के लिए नहीं किया जाता, ये तो पहला ये समझ लें। सीएसएस उन लोगों के लिए है जो पाकिस्तान के अंदर रह के पाकिस्तान को सर्व करना चाह रहे हैं, जिन्होंने अपना लाइफ, अपना करियर, अपनी ज़िंदगी, अपने नस्लों की ज़िंदगी पाकिस्तान में सोची हुई है। अगरचे कि सीएसएस में एक ग्रुप ऐसा है जो आपको अपॉर्चुनिटीज़ देता ही बाहर की है, फॉरेन सर्विस ऑफ पाकिस्तान, कि जी आप उसके बीच में आके सर्व कर सकते हैं और रहते ही बाहर हैं, ठीक है, बाहर कभी किसी मुल्क कभी किसी मुल्क। लेकिन किसी बच्चे को अगर बाहर जाने का शौक हो तो मैं फिर उसको सीएसएस रिकमेंड नहीं करूंगा। वो इतनी कम सीटें आती हैं कि फिर उसके लिए रिस्क लेना कि जी मैं सीएसएस कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मैंने बाहर जाना है, वो बड़ा इनडायरेक्ट वे है। तो अगर बाहर जाना है तो फिर और बड़े अच्छे तरीके हैं। आप एज ए टेक्नोक्रेट जाएं, अच्छे इंजीनियर बन के, अच्छे डॉक्टर बन के, फाइनेंस में कुछ पढ़ के, अकाउंटिंग में कुछ पढ़ के, लॉ में कुछ पढ़ के, जिनकी बाहर एक्सेप्टेबिलिटी हो, फिर बाहर यूं जाएं। सीएसएस की बुनियाद के ऊपर लोग बाहर नहीं जाते। सीएसएस यहाँ पे रहने वालों के लिए, क्योंकि इसकी न्यूसेंस वैल्यू, इसकी अहमियत और वो तमाम जो फ़वाइद हैं जिनका हमने जिक्र किया वो यहीं अवेलेबल है। सर अपने इंस्टीट्यूट के बारे में बता दें। इंस्टीट्यूट के बारे में ये मेरी क्लासेस हैं, css.com एक एकेडमी है, वैसे ये यूट्यूब पे मेरा चैनल भी है। दूसरा एक और ना, कासिम अली शाह फाउंडेशन के साथ मिलकर हमने एक प्रोग्राम जो है वो शुरू किया हुआ है, उसको हम चला रहे हैं। और वो ऐसे बच्चे जो फ़ी अफोर्ड नहीं करते उनके लिए एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, और उसके लिए बाकायदा हमने शुरू जनवरी में किया था। बाकायदा टेस्ट हुए, इंग्लिश का टेस्ट होता है, जो बच्चे कैपेबल हैं उनको हम लेते हैं उसमें, और फिर वो जो बच्चे साथ नहीं चल सकते उनको रिप्लेस भी करते हैं। तो हर महीने कम कमोबेश एक टेस्ट हो जाता है। मरियम, इस महीने का टेस्ट कब है?
15 जून को हमारा टेस्ट है इंग्लिश, आपकी इंग्लिश का टेस्ट होगा, वो सिंपल इंग्लिश का टेस्ट होगा, आपकी इंग्लिश की कैपेबिलिटीज का। बस ये आखिरी बात मैं इधर से लूंगा, इजाजत लूंगा बस। सर जो इंग्लिश आप बता रहे हैं मतलब उसमें ऐसे भी होगा ना कि वो मतलब उसके वर्ड्स कितने होंगे, मतलब कि वो सारा कुछ पेपर में होगा। वो टेस्ट जिसकी बुनियाद पे हम सिलेक्ट करते हैं, जिसकी इंग्लिश की बेसिक्स अच्छी हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर अच्छा है, और जिसको देख के हमें लगता है कि ये बच्चा हमारी क्लास के साथ चल पड़ेगा, उसको हम ले लेते हैं इंतहाई ट्रांसपेरेंट वे में। चलें जी, विश यू बेस्ट ऑफ लक। अगर कुछ चीज़ें हमारी रह गई हुई डिस्कशन वाली तो ज़िंदगी रही, तो इंशाल्लाह ताला दोबारा एक आधी क्लास हम जो है वो मुनक्कद करेंगे और उसके बीच में हम आपको लेंगे, ठीक है जी। जो मैं अगर आपको बॉटम लाइन अगर मैं इसका मैसेज कोई अगर आपको देना चाहूँ तो वो सिर्फ ये है यार कि ज़िंदगी के बीच में हर चीज़ जो है ये एक अचीवेबल है, हर चीज़ अचीवेबल है। ज़िंदगी में जिस चीज़ को भी अपना आप एक मिशन बनाएं या गोल बनाएं, तो खाली गोल बना के उसको फिर भूल ना जाएं, उसके हसूल के लिए जदोजहद शुरू कर दें, एंड यू विल गेट इट अल्टीमेटली इंशाल्लाह। विश यू बेस्ट ऑफ लक जी। अल्लाह हाफ़िज़।